क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 7 साइंस का जो हमारा लास्ट चैप्टर है अर्थ, मून एंड द सन, उसका लास्ट लेक्चर ले रहे हैं। और इस लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर का कंप्लीट जो है रिविजन दूंगी। इसी एक लेक्चर में हर कंसेप्ट को मैं आपको समझाऊंगी। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस चैप्टर से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि क्या पढ़ने वाले हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के साथ हम जो है प्रोसीड करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में। आखिर अर्थ जब रोटेट हो रही है तो क्या हो रहा है, दिन कैसे होते हैं, रात कैसे होती है, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ देखेंगे। अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है और साथ ही जो हमारी रात को स्काई दिखती है वो हमको ओवर द टाइम क्यों चेंज होती हुई दिखती है, क्यों जो स्टार्स हैं वो हमको कुछ महीनों बाद अलग दिखते हैं, फिर अगले महीने अलग दिखते हैं, ये क्यों होता है। और सीजन्स जो हैं आखिर वो क्यों चेंज होते हैं, जो गर्मी, सर्दी, ठंडी, बरसात ये सब आ रही है, आखिर ये अलग अलग सीजन्स को हम क्यों एक्सपीरियंस करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में एक्लिप्सेस के बारे में, हम ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो One morning in Kanyakumari, Tamil Nadu, 12-year-old रश्मिका was eagerly cycling to school। एक मॉर्निंग जो है कन्याकुमारी में हमारी जो रश्मिका नाम की स्टूडेंट है वो साइकिल से स्कूल जा रही थी और वो बहुत एक्साइटेड थी। उस दिन उसके साइंस टीचर ने बोला था कि आप जो है अपनी डेली लाइफ में अगर कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस देखते हैं तो उसको जो है आकर बताइए और उसको जो है हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो रश्मिका ने क्या नोटिस किया था, रश्मिका नोटिस कर रही थी कोकोनट ट्रीज के शैडोज को। जब वो स्कूल जाती थी तो उसको कुछ कोकोनट ट्रीज देखते थे, वो देखती थी कि जब वो सुबह आती है तो उस टाइम पे जो कोकोनट ट्रीज थे उनकी शैडो लंबी होती थी, लेकिन जब वो घर जाती थी दोपहर के टाइम पे तो वो कोकोनट ट्रीज की जो शैडो है वो कैसी हो जाती थी, वो छोटी हो जाती थी। तो उसको पता था कि हमने जो है एक तो इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि शैडो क्यों बन रही है, जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आ रही है उसको ब्लॉक करे तब शैडो बनती है। अब जब नीचे है हमारा, ये हमारी कोकोनट ट्री है, हमारा सन जो है वो नीचे है, तो इसकी जब लाइट आएगी तो इतना जो पोर्शन है वो ब्लॉक करेगा, इसकी वजह से लंबी शैडो बनेगी। लेकिन जब दोपहर के टाइम पे ऊपर आ गया सन तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट जो है वो ब्लॉक करेगा लाइट को और उसके जस्ट ऑपोजिट बनेगी शैडो, इसलिए छोटी शैडो बनेगी। तो और उसने सोचा इसके बारे में और उसने ये डिसाइड किया, उसका जो एक्सप्लेनेशन उसके दिमाग में आया वो ये था कि जो साइज है शैडो की वो चेंज हो रही है क्योंकि जो सन है वो मूव कर रहा है स्काई में। सुबह सन ईस्ट में था, अब दोपहर को जब वो स्कूल से आ रही है तो सन कहाँ चला गया है, हेड के ऊपर दिखने लगा है। तो सन जो है वो मूव कर रहा है स्काई में ड्यूरिंग द डे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि हाँ ये वाला एक्सप्लेनेशन जो है मुझे सही लग रहा है। लेकिन उसको फिर याद आया कि उसने जो है पढ़ा है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है। उसने क्या सोचा कि सन मूव करता हुआ दिखता है इसलिए शैडोज चेंज हो रही हैं, लेकिन उसने ये भी पढ़ा था कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है। उसने ये चीज़ पढ़ी थी और ये हमने कब पढ़ा था, हमने अपनी क्लास 6 की क्यूरियोसिटी बुक में पढ़ा था। और ये सोच के अब वो कंफ्यूज हो गई कि अर्थ मूव कर रहा है या सन मूव कर रही है। तो उसने क्या सोचा, उसको क्या जो है क्यूरियोसिटी हुई, क्या उसको दिमाग में जो है क्वेश्चन आया कि जो सन है क्या वो मूव करता है या फिर अर्थ है वो मूव करती है। आइए इन्हीं सारे क्वेश्चंस का हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो you might have also noticed that the sun rises in the east and sets in the west। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जो सन है हमारा वो ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में क्या होता है, सेट हो जाता है, ठीक है। Have you ever wondered why? क्या आपने सोचा है कभी कि ऐसा क्यों होता है? Let us try to understand why। आइए हम समझते हैं कि सनसेट जो है, सनराइज जो है वो ईस्ट में ही क्यों होता है और सनसेट जो है वो वेस्ट में ही क्यों होता है।
क्या आपने कभी मैरी गो राउंड को जो है पार्क वगैरह में, स्कूल वगैरह में, क्या आपने उस राइड पे बैठे हैं? क्या आपने जो मैरी गो राउंड होता है, ये जो है मैरी गो राउंड, क्या आप कभी इस झूले पे बैठे हैं? क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? चलिए आज हम इसी मैरी गो राउंड को जो है इस पे बैठते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है कि हमको मैरी गो राउंड पे बैठना है और एक दूसरे स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से हेल्प लेनी है और उसको बोलना है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो गई? मान लो ये हमारा क्या है, वॉच है। अब वॉच कैसी होती है? ऐसी होती है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा? हमारा जो वॉच है वो ऐसे चलती है, तो ये क्या हो गया? ये जो वॉच की डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज हो गई। ठीक है, और अगर ये वॉच ऐसी जा रही है तो इसका जो उल्टा डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन, ये क्या है? ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है वो क्या है? वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो हमको क्या कहना है? हमको कहना है अपने फ्रेंड से कि तुम एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे देखिए एरोज भी बनी है, तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है इस मैरी गो राउंड को घुमाओ। ठीक है, ये हमको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब while you turn in the anti-clockwise direction, the objects appear to turn around you in the opposite direction, that is in the clockwise direction। तो अब जब आपको जो, आप क्या करेंगे? आप उस पर बैठे हुए, आपके फ्रेंड ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैरी गो राउंड को घुमा दिया, तो आप जब अपने आसपास देखेंगे तो क्या दिखेगा? जब आप अपने आसपास देखेंगे तो जो भी चीज़ें हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज घूमती हुई आपको दिखेंगी। कैसे दिखेंगे? क्लॉकवाइज घूमते हुए। जिधर आप घूम रहे हैं उसका ऑपोजिट वो आपको घूमती हुई दिखेंगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। Now fix your gaze at a particular tree or building ahead of you while sitting on the merry-go-round, turning around in anti-clockwise direction। अब आप जो है किसी भी एक जो है ट्री पे या किसी बिल्डिंग को आप जो है फोकस करके देखिए और मैरी गो राउंड पे जो है आप जब टर्न हो रहे हैं तो अब आप उसको एक रेफरेंस पॉइंट बना लीजिए। इन विच डायरेक्शन डू यू फाइंड द ट्री टर्निंग अराउंड यू? आपको किस डायरेक्शन में वो जो आप ट्री को देख रहे हैं वो टर्न होता हुआ दिख रहा है? इज इट इन योर व्यू ऑल द टाइम? क्या वो आपकी व्यू में हमेशा ही है? तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो वो जो ट्री है वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखेगा। आप कैसे हैं? आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो वो कैसा दिखेगा आपको? आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपके लेफ्ट हैंड साइड से निकल कर आ रहा है और राइट हैंड साइड को जा रहा है। वो आपके व्यू में हमेशा नहीं रहेगा। जब आप उसके सामने आएंगे, जैसे ये जो हमारा मैरी गो राउंड था, अगर ये ट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, तो इस पोजीशन में जहां भी ये स्टूडेंट बैठी है इसके व्यू में तो नहीं है। जब ये घूम के जाएगा तो जब ये मैरी गो राउंड घूमेगा तब वो उसकी व्यू में आएगा। ठीक है, तो व्यू में हमेशा नहीं है और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो हमको ट्री जो है वो क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा। ठीक है, ट्री जो है वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज दिखेगा और ट्री जो है ऐसा लगेगा जैसे लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसा लगेगा लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है और राइट हैंड साइड को जा रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में? इतना जो है हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द ऑब्जर्वेशन मेड बाय अस वाइल राइडिंग अ मैरी गो राउंड, लेट अस नाउ थिंक। अभी जो हमने यहाँ पे देखा कि आप अगर मैरी गो राउंड पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं तो आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो आपको उल्टी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती हुई दिखेंगी। इस ऑब्जर्वेशन को जो हमने अभी तक सीखा है, आइए अब हम इसको यूज़ करते हैं और जो है सोचते हैं कि जब आप जो है अर्थ से देखते हैं तो सन जो
है किधर दिखता है, ईस्ट में दिखता है, ठीक है, ईस्ट में दिखता है। फिर वो अक्रॉस दिन भर में जो है सन धीरे धीरे मूव करता है, फिर अराउंड जो नून है उसमें आपके सर के ऊपर आता है, फिर वेस्ट में जाके गायब हो जाता है, ठीक है, फिर रात हो जाती है और फिर डिसअपियर हो जाता है वेस्ट में, ठीक है। तो डज दिस इंडिकेट दैट सन इज मूविंग इन द स्काई, क्या ये बता रहा है, यहाँ से क्या ये पता चलता है कि सन जो है वो मूव कर रहा है स्काई में? क्या सन मूव करता है? नहीं, अर्थ मूव करती है। और अर्थ जब मूव कर रही है, जैसे हम मैरी गो राउंड पे बैठे हुए थे तो आसपास की जो चीज़ें स्टेशनरी थी, क्या वो ट्री मूव कर रहा था? नहीं, लेकिन वो हमको मूव करता हुआ दिख रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा मैरी गो राउंड जो था वो मूव कर रहा था। तो अगर हम मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, तो जो हमारे आसपास की स्टेशनरी चीज़ें हैं जो मूव नहीं कर रही हैं, वो हमको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखती हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो क्या सन मूव कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो अर्थ है वो खुद जो है मूव कर रही है और सन जो है वो अपीयर होता है मूव करता हुआ, वो एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है इसलिए वो हमको अपीयर हो रहा है मूव करता हुआ, ठीक है। The fact is that sun appears to be moving because we view it from the earth which is turning around itself. हमारा जो फैक्ट है, जो सच बात है वो ये है कि जो सन है वो मूव नहीं करता है, हम जिस अर्थ पर हैं वो मूव करती है और उसकी मूवमेंट की वजह से हमको ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है कि जो सन है वो मूव कर रहा है स्काई में, ठीक है। आ गई बात समझ में? जैसा हमको उस मैरी गो राउंड पे लग रहा था। इन विच वे इज द अर्थ टर्निंग अराउंड इटसेल्फ, तो अर्थ जो है आखिर उसको हमने देख लिया कि अर्थ मूव कर रही है इसलिए सन मूव करता हुआ दिख रहा है। तो आखिर अर्थ किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है? टू विजुअलाइज दिस लेट अस रिकॉल सम ऑब्जेक्ट। तो आइए हम कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको विजुअलाइज करते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है हमारा टॉप, एक स्पिनिंग टॉप, आप इसको लट्टू बोलते हैं हिंदी में, ये है। दूसरा है हमारा पंखा और तीसरा है हमारा बॉल। तो आप अगर इसको जो है स्पिन करते हुए देखेंगे तो देखेंगे कि एक एक्सिस के अराउंड जो है ये बराबर जो है घूमता रहता है। जो फैन है वो एक रॉड से लटका हुआ होता है, वो जो रॉड है उसको आप अगर इमेजिनरी मानेंगे तो आप देखेंगे फैन एक ही जगह पे, उसी रॉड के सेंटर है वो रॉड उसका, और उसके अराउंड ही जो है बराबर घूमता रहता है। आपकी ये जो फिंगर है, अगर आप अपनी फिंगर पे कोई बॉल घुमा रहे हैं तो ये जो फिंगर है ये ही इसी लाइन पे आपका जो बॉल है वो रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, स्पिन होता रहता है, ठीक है। तो इन अ सिमिलर मैनर जो अर्थ है वो भी स्पिन होती है। इन्हीं चीज़ों की तरह अर्थ जो है वो भी स्पिन हो रही है या फिर रोटेट हो रही है अपनी एक्सिस पे स्पेस में। अर्थ स्पेस में है तो अर्थ अगर ये है तो वो भी अपनी एक एक्सिस पे जो है रोटेट होती रहती है, ठीक है। और जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ से कहाँ को पास होता है? वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से साउथ पोल को पास होता है। जैसे ये पिक्चर है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अर्थ का जो एक्सिस है वो हमारा ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से पास होता है और साउथ पोल तक। तो इसी एक्सिस के अराउंड जो अर्थ है वो हमारी क्या करती है? स्पिन करती है, रोटेट करती है, ठीक है। आ गई बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। जो अर्थ का कंप्लीट वन रोटेशन है, एक बार जैसे अगर आपने कोई एक पॉइंट देखा, ये पॉइंट मैंने अपने अर्थ पे मार्क कर लिया और एक बार ये घूमेगा और फिर इसी जगह पे इस पॉइंट को दोबारा आने में कितना टाइम लगेगा? एक रोटेशन में, एक बार सर्कुलर रोटेशन करने में कितना टाइम लगेगा हमारी अर्थ को? 24 आवर्स, पूरे एक दिन का समय लगता है, ठीक है। तो एक सनराइज से दूसरी सनराइज तक जो है कितना समय होता है? 24 आवर्स। इसका मतलब कि अर्थ जो है वो एक बार पूरा रोटेट कर चुकी है, ठीक है। आ गई बात समझ में?
when viewed from the top of the North Pole, the Earth is rotating in the anti-clockwise direction, that is from west to east. आप जब नॉर्थ पोल से देखेंगे, आप जब यहाँ ऊपर से, ये आपकी अर्थ है, ये इसका एक्सिस है, आप जब ऊपर से देख रहे हैं तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। अर्थ जो है वो ऐसे घूम रही है, ठीक है। जैसे हमारा मैरी गो राउंड उल्टा घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वैसे ही अर्थ जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट को वो घूमती है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो वेस्ट से ईस्ट को अर्थ हमारी स्पिन करती है, ये बात हमको याद रखनी है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको। आइए हम एक ग्लोब की जो है हेल्प से समझते हैं। आपने जो है ग्लोब की हेल्प से काम किया होगा, और साउथ पोल क्या है, नॉर्थ पोल क्या है, इक्वेटर क्या है, ये सारी चीज़ें 6th स्टैंडर्ड में समझी हैं। तो अगर ये हमारी अर्थ है तो हम देखते हैं ये जो है पॉइंट और ये जो है पॉइंट, ये हमारे पोल हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल है, और जो लाइन बिल्कुल सेंटर से जा रही है ये क्या है, ये इक्वेटर है। और इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पोल का जो रीजन है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये अगर स्फीयर की शेप का है तो आधा हेमिस्फीयर, नॉर्थ साइड का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ साइड का सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। आगे बात समझ में? ये सारी चीज़ें हमने वापस से देख लें कि पोल कहाँ होता है, इक्वेटर क्या होता है। अब आइए हम अपनी ग्लोब वाली एक्टिविटी पे चलते हैं। हमको एक ग्लोब को लेना है और उस पे जो है हमको उसको कैसे देखना है कि ये तो अर्थ है, अर्थ का ही तो रिप्रेजेंटेशन होता है ग्लोब, ठीक है। और उस पे जो है एक लोकेशन मार्क कर देनी है, एक स्टिकर से लोकेशन मार्क कर देनी है। किस चीज़ की? कि ये वाले लोकेशन को हम अपना रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, और हम अभी रोटेट करके देखेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है एक्टिविटी में, ठीक है। While viewing from the above, the North Pole slowly rotate the globe in its axis in anti-clockwise direction। अब ऊपर से ग्लोब को देखते हुए नॉर्थ पोल से आप एक काम करिए, अपने ग्लोब को धीरे से जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करिए, आप उसको रोटेट करिए, ठीक है। ऑब्जर्व हाउ योर लोकेशन टर्न्स अराउंड एंड फाइनली कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन कंप्लीटिंग वन रोटेशन। तो आप जो है ऑब्जर्व करिए कि कैसा आपका जो वो पॉइंट है वो पूरा ऐसे गोल घूम के और वापस से उसी पॉइंट पे आ रहा है। तो जब वो चला और वापस से उसी पॉइंट पे आपका जो है आ गया वो स्टिकर, तो उसको हम कहेंगे कि वन रोटेशन जो है हमारी अर्थ का, हमारी ग्लोब का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो डाइव डीपर में क्या देखना है? डाइव डीपर में हम देखेंगे कि रोटेशन वो मोशन होता है जिसमें पूरी जो अर्थ है उसके सारे पार्ट सर्कुलर मोशन में हैं, ठीक है। तो ऑल इट्स पार्ट मूव इन सर्कल्स अराउंड एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू इट। एक जो एक्सेस है और उसी लाइन को हम एक्सेस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। एक जो एक्सेस है एक इमेजिनरी लाइन है और ये हमारी अर्थ है, ये इसके अराउंड जो है सर्कल, इसके जितने अर्थ के जितने भी पार्टिकल, जितने भी पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो है सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं इसी एक एक्सिस के अराउंड। तो इसी मोशन को हम क्या कहते हैं कि अर्थ जो है रोटेट हो रही है, अर्थ का रोटेशनल मोशन है ये। और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस क्या होती है समझ आ गई, और अर्थ जो है वो रोटेट करती है इसके अराउंड। लेट अस नाउ फर्दर एक्सप्लोर टू अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट अकर इन द अर्थ ड्यू टू इट्स रोटेशन। आइए अब हम फर्दर ये समझते हैं कि आखिर दिन और रात कैसे हो रहे हैं, दिन और रात जो है रोटेशन की वजह से कैसे होते हैं, आइए हम ये समझते हैं, ठीक है। तो यूज अ टॉर्च टू रिप्रेजेंट द सन, गो टू अ रिलेटिवली डार्क रूम एंड कैरी आउट द फर्दर स्टेप्स ऑफ द एक्टिविटी। तो वो जो हमने ग्लोब लिया था, जो ग्लोब वाली एक्टिविटी कर रहे थे, हमको वापस से ग्लोब लेना है और हमको जो है एक टॉर्च लेना है, एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पर, ऐसी रूम में जाना है जहाँ पर रोशनी थोड़ी कम हो, ठीक है। और आइए अब हम अपनी एक्टिविटी करते हैं।
अब जो है आप टॉर्च जलाइए और उसको करीब 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे अपने ग्लोब से रखिए, ठीक है। तो ये जो ग्लोब है इस पे आपने टॉर्च जलाया और इसको कितनी डिस्टेंस पे रखा, करीब 1.5 मीटर की। तो क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं कि जो आधा पार्ट है जिधर रोशनी पड़ रही है वहाँ पे जो है ब्राइटनेस है, वहाँ पे जो है रोशनी पड़ रही है, लेकिन उसके पीछे का जो आधा हिस्सा है ग्लोब का वहाँ पर रोशनी नहीं पड़ रही है, वहां पर डार्कनेस है। क्या ये चीज आपको दिख रही है? तो यही है, जहां पर रोशनी जो है पड़ रही है वहां पर डे टाइम है। जैसे जब ये हमारा अर्थ है, जब ये रोटेट कर रही है तो ये जो सन है इसके सामने जितना हिस्सा आता है जिस पे रोशनी पड़ती है उतने हिस्से पे दिन होती है, और उसके जो पीछे वाला हिस्सा होता है जहां पर रोशनी नहीं पड़ती है वहां पर रात होता है। यही सिंपल कंसेप्ट है दिन और रात का, ठीक है। जो जहां पर डे टाइम है आधे ग्लोब में वहां पर रोशनी पड़ रही है, ठीक है, रिसीव जहां लाइट हो रही है, और नाइट टाइम है वहां पर जो दूसरा हिस्सा है जहां पर रोशनी नहीं पड़ रही है। तो जिधर रोशनी पड़ी उधर डे टाइम, जिधर नहीं पड़ी उधर नाइट टाइम। यही कंसेप्ट है डे और नाइट टाइम का, ठीक है। तो इंडिया में सबसे पहला जो सनराइज होता है वो ईस्टर्न पार्ट में होता है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में होता है, और किसी और पार्ट से कुछ मिनट्स पहले वहाँ पे आपको सबसे पहले सन देखने को मिलेगा। और जब आप ईस्टर्न पार्ट पे देखेंगे इंडिया के ग्लोब में और फिर इसको रोटेट करेंगे एक डायरेक्शन में और फिर दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है, आप इंडिया का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया, आप जब इसको एक बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और what is the direction of rotation when the light falls on the eastern part of India first? तो कौन सी जो डायरेक्शन है जब आपने उसमें घुमाया तो हमारा जो इंडिया है उसमें ईस्टर्न पार्ट में सबसे पहले लाइट फॉल हुई। तो आप जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब आप देखेंगे कि इंडिया के जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले जो है लाइट फॉल होती है, ठीक है। आ गई बात समझ में? Light falls on the eastern part of India first when the globe rotates from west to east, ठीक है। जब west to east वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप घुमाएंगे तब लाइट सबसे पहले ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे फॉल करेगी, ठीक है, रेस्पेक्ट टू द नॉर्थ साउथ एक्सिस ऑफ ग्लोब। और ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, उसी एक्सिस पे जब आप घुमाएंगे तो सबसे पहले लाइट कहाँ फॉल करेगी, हमारे ईस्टर्न पार्ट पे फॉल करेगी। ऑलराइट, आगे बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ वाइल रोटेटिंग द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑब्जर्व योर लोकेशन ऑन द अर्थ, डज इट गो थ्रू द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। तो अब आप क्या करिए, आप तो इंडिया में रह रहे हैं, आप अपनी जो है पोजीशन मार्क कर लीजिए कि इंडिया में आप कहाँ हैं, और उसको जो है आप देखिए कि ग्लोब का वो पार्ट क्या वहाँ पर दिन और रात हो रहा है, क्या वहाँ पर डे और नाइट का साइकिल जो है चल रहा है। तो सनराइज अकर्स एट योर लोकेशन मूव्स इनटू लाइट, एंड सनराइज occurs as it and sunset occurs as it moves into darkness। तो आपकी जगह पे सनराइज तब होगा जब ये लोकेशन मूव करेगी किधर, सनलाइट की तरफ। जब लाइट पड़ेगी तब यहाँ पे दिन होगा, और जब ये और मूव कर जाएगी और यहाँ पे जो है सनलाइट नहीं पड़ेगी तब यहाँ पे डार्कनेस होगी, मतलब कि रात होगी, ठीक है। The Earth's rotation from west to east causes day and night cycle। तो ये जो day and night cycle है आखिर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है रोटेट कर रही है, अर्थ की रोटेशन ही जो है वो डे और नाइट साइकिल को कॉज करती है। एज शोन इन फिगर 12.5 द साइड फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे टाइम while the other side is dark and experiences night। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जिधर सनरेज पड़ रही हैं वो डे टाइम है, और जो दूसरी तरफ जिधर सनरेज नहीं पड़ रही हैं अर्थ पर वहाँ पर नाइट टाइम है। तो डे और नाइट क्यों हो रहा है, डे और नाइट इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, वो रोटेट करता है। नाउ इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ एंड वॉचिंग द स्काई ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ द अर्थ व्हाइल इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब आप इमेजिन करिए कि आप अर्थ के कहाँ पर खड़े हैं, इक्वेटर पर खड़े हैं।
ये जो फिगर है ये कैसी है, हम अभी तक अर्थ को ऐसे देख रहे थे, लेकिन ये फिगर जो है उसमें अर्थ ऐसी है। तो ये हमारा जो है क्या है, हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो ये जो नॉर्थ पोल है और ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ बीच में पड़ेगा क्या, इक्वेटर। अर्थ के बीच में क्या पड़ेगा, इक्वेटर पड़ेगा। और ये जो इक्वेटर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, ये हमारी स्टूडेंट खड़ी है। ठीक है, सेटअप समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब तो यहाँ पर सिचुएशन 1 में क्या हो रहा है, जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है, आई एम फेसिंग नॉर्थ एंड माई बैक इज टू द साउथ, द मॉर्निंग सन अपीयर्स टू बी इन माई व्यू फ्रॉम माई राइट इन द ईस्ट। तो क्या कह रही है ये स्टूडेंट कि मैं जो है, मेरा जो फेस है वो किधर है, वो नॉर्थ को है और मेरा जो बैक है वो साउथ को है। तो इस टाइम पे जो सन है वो मेरे राइट हैंड साइड पे है, जो कि ईस्ट में मुझे दिख रहा है। ठीक है, और इसके बाद जब नेक्स्ट सिचुएशन आई तब क्या हुआ, आइए वो देख लेते हैं। जब दोपहर में ये जो स्टूडेंट थी वो अराउंड नून, आई हैव रोटेटेड टू अ न्यू पोजीशन वेयर द सन इज नाउ ओवर माय हेड। अब जो सिचुएशन है वो क्या है, पहले जो सन था वो राइट हैंड साइड पे था, अब रोटेट हुई अर्थ, तो दोपहर के टाइम पे सन जो है वो राइट हैंड साइड से मूव करके कहाँ गया, वो मूव करके ओवर द हेड चला गया। ठीक है, अब थर्ड सिचुएशन देखते हैं। थर्ड सिचुएशन में है इवनिंग के टाइम पे आई हैव रोटेटेड फर्दर, इवनिंग पे और जो है अर्थ रोटेट हो गई। ये स्टूडेंट क्यों मूव हो रही है, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है और जो सन है वो अब डिसअपीयर होने लगा है इसके व्यू से लेफ्ट हैंड साइड पे, और फिर जो स्टार्स है वो दिखने लगी हैं। तो अभी तक जो सन था वो कहाँ पहुंचा था, वो ओवर द हेड पहुंचा था। अब वो जो सन है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया है वेस्ट में और डिसअपीयर होने लगा है, और अब उस स्टूडेंट को जो है रात होती हुई नजर आ रही है, नाइट स्काई जो है वो उसके लिए विजिबल होने लगी है। ठीक है, आ गई बात समझ में, ये पिक्चर आई होप अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, will your observation be the same as that of that girl in the shown? क्या आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो इस स्टूडेंट के जैसा ही है, क्या उसके जैसा ही आपको भी ऑब्जर्व करने को मिला? तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, मूव्स अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड सेट्स इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन। अर्थ की रोटेशन की वजह से जो हमारा सन होता है वो हमको राइज होता हुआ दिखता है ईस्ट से, और फिर वो पूरी स्काई में जो है मूव करता हुआ और वेस्ट में जाके हमको सेट होता हुआ दिखता है। देन उसके बाद जो नाइट स्काई है, उसके बाद जो रात है वो होने लगती है, स्टार्स जो हैं वो हमको विजिबल होने लगते हैं स्काई में। इसलिए जो रोटेशन है वो क्या कॉज कर रहा है, रोटेशन की वजह से ही अर्थ रोटेट कर रही है, इसी वजह से दिन और रात हो रहे हैं, और जो सन है, मून है, स्टार्स हैं, वो सारे अपीयर होते हैं मूव होते हुए। ठीक है, आ गई बात समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं। अब फैसिनेटिंग फैक्ट देखेंगे। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बारी जो है रिवाइज कर लें कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। हमारे पास है कि पहला, रोटेशन की वजह से दिन और रात हो रहे हैं। दूसरा, रोटेशन की वजह से सन हमको अपीयर होता है, दिखता हुआ कि जो सन है वो ईस्ट से उगा और वेस्ट में जाके सेटल हो गया, और फिर नाइट स्काई देखने को मिली। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हमको फैसिनेटिंग फैक्ट में क्या पढ़ना है। In an earlier chapter, Measurement of Time, you learned that how the scientist Galileo discovered an important property of a pendulum, and it's in the 17th century another scientist Huygens used this property to make pendulum clocks that measured time. तो हमने जब measurement of time हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कैसे गैलीलियो ने पेंडुलम को जो है देखा था, पहली बार नोटिस किया था। वो चर्च में बैठे थे, उन्होंने अपनी पल्स से जो है देखा था कैसे एक सीलिंग से जो बल्ब लटक रही थी वो कैसे एक ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही थी। वहां से उनको आइडिया आया किसका, पेंडुलम का, और उसी पेंडुलम का यूज करके 17th सेंचुरी में जो हमारे क्रिश्चियन ह्यूजेंस थे उन्होंने क्या बनाया, पेंडुलम क्लॉक बनाया। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के अराउंड जो है एक और साइंटिस्ट थे लियोन फौकॉल्ट, उन्होंने लॉन्ग पेंडुलम
का यूज़ किया और उन्होंने पहला डेमोन्स्ट्रेशन दिया किस बारे में, अर्थ की रोटेशन के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि लॉन्ग पेंडुलम, एक बहुत ही लंबा पेंडुलम, मतलब सीलिंग से एक पेंडुलम लटकाया बिल्कुल नीचे तक और उसकी हेल्प से बताया कि अर्थ जो है सच में रोटेट करती है। कैसे बताया था, जैसे ये है, आप इसमें देखेंगे कि पेंडुलम जो है वो प्रॉपर जो है ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन उसका ऑसिलेशन जो है वो धीरे धीरे उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन उसकी ऑसिलेशन, उसका टाइम पीरियड बिल्कुल फिक्स्ड है। तो यहाँ पे आप वो ही देख पा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, जो पेंडुलम है उसकी ऑसिलेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि पेंडुलम बहुत लंबा है, तो ये चीज़ हमारे लिए विजिबल हो रही है और उसकी जो टाइम पीरियड है वो भी चेंज नहीं हो रही है। अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है, इसलिए हमको ये जो पेंडुलम है वो रोटेट करता हुआ दिखता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो दिस पेंडुलम इज नोन एज फौकॉल्ट्स पेंडुलम इन हिज ऑनर, और इस पेंडुलम को क्या कहते हैं, इस पेंडुलम को फौकॉल्ट्स पेंडुलम कहते हैं। और ये कंसिस्ट करता है एक बहुत ही लंबी स्ट्रिंग और उसके नीचे बहुत एक हैवी बॉब लगा रहता है, और ये बहुत लंबी जो है हमारी पेंडुलम है उसको डेमोन्स्ट्रेट करके फौकॉल्ट ने क्या बताया कि अर्थ का रोटेशन जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, उसको हमको दिखाया, ठीक है। A Foucault pendulum with a length of 22 meters has been hung from a skylight in the Constitution Hall of New Parliament Building in New Delhi, India। तो एक Foucault pendulum जो है जिसकी लेंथ कितनी है, 22 मीटर्स की है, वो भी हमारी जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर उसको जो है लगाया गया है, ठीक है। इट सिंबलाइजेज इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया विद वास्टनेस ऑफ द कॉस्मोस। ये बताता है कि इंडिया जो है वो भी जो स्पेस रिसर्च की फील्ड है, जो अलग अलग फील्ड से, इंडिया भी इन चीज़ों में जो है आगे बढ़ रहा है। हमारा जो इंडिया है वो भी इंटीग्रेटेड है किससे, स्पेस रिसर्च की चीज़ों से, कॉस्मोस की चीज़ों से, ये सारी चीज़ों से भी हमारा जो इंडिया है इन फील्ड्स में भी आगे बढ़ रहा है। हमारा जो ग्रोथ का पाथ है वो हर फील्ड में है और इंक्लूडिंग हमारी जो रिसर्च फील्ड है, जो स्पेस फील्ड है, उसमें भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो since the earth is rotating, shouldn't the stars also appear to move in the sky like the sun? तो क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है, तो क्या स्टार्स भी हमको जो है मूव करते हुए नहीं दिखने चाहिए? स्टार्स भी बिल्कुल मूव करते हुए दिखने चाहिए, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। तो जैसे दिन के टाइम पे सन मूव करता हुआ दिखता है, तो स्टार्स भी मूव करते हुए दिखना चाहिए। Yes, indeed. Let us look at the stars in the night sky to see the effect of Earth's rotation. तो आइए हम रात के टाइम पे स्काई में देखते हैं और अर्थ की रोटेशन को जो है नोटिस करते हैं। अलग अलग जो हमको देखने को मिलेगी, क्या हमारी अलग अलग जगह पर एक ही स्टार जब हमको मूव करता हुआ दिखेगा, तो हम आइए एक एक्टिविटी परफॉर्म करके उसको नोटिस करने की कोशिश करते हैं। ऑन एन अर्ली इवनिंग बिटवीन मार्च एंड मे आइडेंटिफाई द बिग डिपर, सप्तऋषि एंड द पोल स्टार, ध्रुव तारा। तो आपको क्या करना है, मार्च से मई के बीच में किसी एक दिन, जिस दिन आसमान साफ हो, उस दिन आपको क्या करना है कि आपको बिग डिपर को देखना है। सप्तऋषि आपने देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क जैसे जो है सप्तऋषि होते हैं स्काई में, ठीक है। और 7 स्टार्स का ये क्या है, कॉन्स्टेलेशन है। तो सप्तऋषि को आपको क्या करना है, नोटिस करना है और हमको ढूंढना है क्या कि पोल स्टार कहाँ पर है, जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है। वो बहुत ही बेयरली कभी हमको मूव करता हुआ दिखता है, नहीं तो पोल स्टार क्योंकि जस्ट पोल के ऊपर ही है, हमारी जो नॉर्थ पोल है, तो जब वो ऊपर होती है तो उधर उसके ऊपर ही जस्ट पोल स्टार होता है। तो इवन इफ अर्थ रोटेट करती है तो उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि जस्ट उसके ऊपर है, पोल के ऊपर ही है, तो वो जो है हमको रोटेट करता हुआ, मूव करता हुआ नहीं दिखता है। इसलिए हम उसको एक रेफरेंस पॉइंट की तरह जो है यूज कर सकते हैं। अब आप अपनी लोकेशन को, डेट को, जिस दिन आप स्काई ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको नोट कर लीजिए और ये एक्टिविटी जो है एक ही रात में पूरी करनी है हमको परफॉर्म।
अब क्या करना है, आप ओरिएंटेशन बनाइए। बेसिकली क्या करना है, एक आपने क्या करा, रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि हमारा बिग डिपर कहाँ है और हमारा जो है पोल स्टार वो कहाँ है। तो हमने क्या किया, बिग डिपर मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर था आपका, ठीक है, बिग डिपर ये रहा आपका, पोल स्टार से किधर है, 7 PM पे इधर है। अगले 2 घंटे बाद फिर हमको देखना है कि अब बिग डिपर कहाँ पर है, तो फिर हम देखेंगे कि अब बिग डिपर की जो पोजीशन है वो 2 घंटे बाद इधर को हो गई है, फिर 2 घंटे बाद इधर को, फिर ऐसे करके आप जो है उसके मूवमेंट को देख सकते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, इसीलिए हमारा जो बिग डिपर है वो हमको ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्लॉकवाइज हमको धीरे धीरे मूव करता हुआ दिखता है। ठीक है, आगे बात समझ में, यही है हमारी इस एक्टिविटी में। The Earth's axis of rotation points very close to the pole star in the northern hemisphere. Therefore, the pole star appears nearly stationary. हमको क्यों पोल स्टार जो है स्टेशनरी दिखता है, क्योंकि वो जस्ट अर्थ के एक्सिस के ऊपर है। तो एक्सिस के ऊपर है तो ये रोटेट तो कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है उसको जब उसके रेस्पेक्ट में जो है उसको रोटेशन पता नहीं चलती है। रोटेट करने के बाद इसकी जो जगह है वो बदलती हुई नहीं दिखती है। ठीक है, सारे जो स्टार्स हैं उसके आसपास मूव करते रहते हैं। अगर कोई एक रुकी हुई चीज़ है तो उसके रेफरेंस में जो है हमको पता लगाने में इजी हो जाता है, अच्छा ये रुकी हुई थी तो इसके रेस्पेक्ट में जो हमारा बिग डिपर था वो पहले यहाँ था, फिर वो मूव हुआ मूव हुआ मूव हुआ मूव हुआ, ऐसे करके हमको अगर कोई स्टेशनरी चीज़ है और उसके आसपास की चीज़ें मूव करती हैं तो हमको रेफरेंस लेने में ईजी होता है। जस्ट लाइक द सन, द मून ऑल्सो अपीयर्स टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन and set in the westward direction because earth rotates from west to east। जैसे सन को हमने जो है ईस्ट से राइज होते हुए देखा और वेस्ट से सेट होते हुए देखा, वैसे ही जो हमारा मून है वो भी हमको रात के टाइम पे ईस्ट से राइज होता हुआ दिखता है और वेस्ट में जो है सेट होता हुआ दिखता है। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। फैसिनेटिंग फैक्ट्स में आइए आज हम देखते हैं कि एस्ट्रोफोटोग्राफर्स जो होते हैं वो लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ्स लेते हैं। वो जो है बहुत देर में बनी हुई फोटोग्राफ्स लेते हैं, मतलब कि कोई चीज़ जो है कोई मूवमेंट हो रही है और उस मूवमेंट की को वो फोटो के थ्रू जो है कैप्चर करते हैं। ठीक है, अपने जो कैमरा का शटर है उसको ओपन रखते हैं वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए, और जब वो नाइट स्काई में ये चीज़ फोकस करते हैं, अपना कैमरा सेट करते हैं, तो उस फोटोग्राफ में जो है एपरेंट मोशन आता है स्टार्स का। ठीक है, एपरेंट मोशन कैसा उसका मोशन आता है, ऐसा लगता है जैसे ऐसे सर्कल के आर्क बन रहे हैं। ठीक है, और ये जो है हम इनको क्या कहते हैं, ये जो हमारे स्टार्स जब हमको दिखते हैं उनका एपरेंट मोशन दिखता है उसको हम कहते हैं आर्क्स ऑफ अ सर्कल, जिसको हम स्टार ट्रेल्स बोलते हैं। कैसे होता है, एक ऐसे आर्क की तरह बनता है, सर्कल के जैसे आर्क्स होते हैं जो उनका एंगल होता है उसकी तरह जो है बनते हुए दिखते हैं, और इन आर्क ऑफ द सर्कल को जो स्टार्स बनाते हुए दिख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टार ट्रेल्स कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक और फैसिनेटिंग फैक्ट है कि जो आर्यभट्ट थे हमारे एंशियंट जो एस्ट्रोनॉमर थे वो मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है, उन्होंने नोटिस किया कि डेली एपरेंट मोशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सच एज सन, मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स, उन्होंने जो है जो अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हमारे स्पेस में हैं उनके मोशन को उन्होंने नोटिस किया, उसको स्टडी किया। और आर्यभट्ट एक फेमस मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे एंशियंट इंडिया के, जिन्होंने लिखी थी एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज, एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने आर्टिकल जो है ऐसे टाइप का उन्होंने लिखा था जिसका नाम था आर्यभट्टीय। ठीक है, और ये उन्होंने 5th सेंचुरी CE में लिखी थी। तो इसमें जो है वर्स 9 गोल पद में, आर्यभट्टीय के वर्स 9 गोल पद में जो है मेंशन्ड है क्या, वहाँ पे मेंशन्ड है एपरेंट मोशन ऑफ द स्टार ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। उसमें क्या उन्होंने जो हमारा वर्स 9 है गोल पद का, उसमें जो है उन्होंने मेंशन किया था किस बारे में, जो हमारे स्टार्स का मोशन है, जो हमारे स्टार्स का मोशन हमको होता हुआ दिखता है। स्टार्स मूव नहीं कर रहे हैं, अर्थ मूव कर रही है, तो अर्थ की मूवमेंट की वजह से जो स्टार्स का मूवमेंट होता हुआ दिखता है उस एपरेंट मोशन के बारे में इन्होंने आर्यभट्टीय अपनी ट्रीटीज में मेंशन किया था। ठीक है,
अनुलोम गति नौरस्थः पश्यत् चलम विलोमगम यद्दतः अचलानि भानि तद्दतः संपश्चिम गानि लंकायाम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे एक आदमी अगर बोट पे जो है आगे मूव कर रहा है तो आसपास की जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसको पीछे मूव करती हुई दिखती हैं, उसी तरीके से जो स्टार्स हैं वो क्या है? स्टेशनरी है। ये तो मैंने आपको बताया ही था। और वो जो है लंका के लोगों में जो है मूव करती हुई दिखती हैं वेस्ट की तरफ। ऑलराइट, अब जो हमारे साइंटिस्ट आर्यभट्ट थे उन्होंने उस टाइम पे ही जो है अर्थ का जो रोटेशन का टाइम है वो बता दिया था। और वो कितना बताया था? 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.1 सेकेंड। आज की अगर यूनिट में देखें तो ये टाइम उन्होंने बताया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है 24 आवर्स के। ठीक है, और उन्होंने उस टाइम पे जब हमारे पास इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी, उन्होंने हमारी जो कॉन्स्टलेशन है उनकी मूवमेंट वगैरह से, नेचुरल सारे सोर्सेज से उन्होंने इतनी एक्यूरेट जो है हमको टाइम बता दी थी कि एक रोटेशन जो है वो कितने टाइम में होता है? 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.1 सेकेंड्स में। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। तो I have seen that the stars and constellation that appear in the east at sunset change during different months। तो हमने तो ये नोटिस किया है कि अलग अलग मंथ्स के हिसाब से जो स्टार्स हैं हमारी नाइट स्काई में वो तो चेंज होते रहते हैं। हमारे व्यू में जो पहला स्टार पहले था, जो 2 महीने पहले जो स्टार था, अब तो वो दिखता नहीं, अब तो नए स्टार्स दिख रहे हैं। Yes, maybe that is why we were told to look for certain stars and constellations at certain times of the year in grade 6। yes, और इसीलिए हो सकता है कि हमको बोला गया था कि एक certain time of the year में आप जो है स्काई में एक certain type of जो है constellation देख सकते हैं। कुछ फिक्स स्टार्स हैं जो आपको दिखेंगे सिर्फ इसी मंथ में, ये आपको ग्रेड 6 में बोला गया था। बट why do different stars appear in the night sky over the course ऑफ ईयर्स? लेकिन ये जो अलग अलग तरीके के स्टार्स हैं वो अलग अलग महीने में आखिर क्यों हमको दिखते हैं? ठीक है, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा रिवोल्यूशन। अभी तक हमने रोटेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में। While rotating on its axis, the earth also revolves around the sun। ठीक है, तो अब जब हमारी अर्थ क्या पहले अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही थी, तो अर्थ रोटेशन के साथ साथ जो है सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व भी कर रही है। तो ये अर्थ रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है सन के अराउंड। ठीक है, तो ये हो गया रोटेशन इसका, और ये जो इसका मूवमेंट है ये क्या हो गया? ये हो गया रिवोल्यूशन। ठीक है, तो रोटेशन रिवोल्यूशन दोनों हमने समझ गए कि कैसा मूवमेंट होता है। ठीक है, और ये जो हमारा रोटेशन है वो रिवोल्यूशन से बिल्कुल डिफरेंट है। रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन हमारा किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अराउंड मूवमेंट, ये हमारा जो सन है इसके अराउंड मूवमेंट हो रहा है अर्थ का, वो है रिवोल्यूशन। और अपनी एक्सिस पे जब हमारी जो अर्थ है वो स्पिन कर रही है तो उसको हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रिवोल्यूशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। रिवोल्यूशन क्या है? मोशन एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड जो है मोशन को हम रिवोल्यूशन कहते हैं। द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स व्हाइल रिवॉल्विंग अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। जो पाथ हमारा एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, जो पाथ हमारा एक ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है रिवॉल्व करने में, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। जैसे ये अगर हमारा सन है, इसके अराउंड हमारी अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है, तो जिस रास्ते को, जिस पाथ को ये फॉलो कर रही है वो फिक्स्ड होता है, और उस पाथ को हम क्या कहते हैं? उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो हमारी अर्थ जब रोटेट कर रही थी, जब स्पिन कर रही थी, तो अपनी एक्सिस के एक इमेजिनरी लाइन के अराउंड ही जो है हमारी जो अर्थ थी वो क्या कर रही थी? स्पिन कर रही थी, रोटेट कर रही थी। और जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है एक हमारा फिक्स्ड पाथ है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो एक्सिस क्या है, ऑर्बिट क्या है, रोटेशन क्या है, रिवोल्यूशन क्या है, ये सारी चीजें आई होप अब आपको क्लियर हो गई होंगी। इफ व्यूड फ्रॉम द टॉप, द ऑर्बिट ऑफ द
अर्थ अराउंड द सन इज नियरली सर्कुलर, और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो जो हमारी अर्थ की ऑर्बिट है वो ऑलमोस्ट जो है सर्कुलर दिखती है। जैसे ये सन है तो ये जो पाथ है हमारी अर्थ का, उसी को हम क्या कहते हैं, जो उसका रिवॉल्व करने का पाथ है उसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आइए। द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो 365 डेज एंड 6 आवर्स में जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। मतलब कि साल भर का समय हमारी अर्थ को लगता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। जहाँ से वो चली है पूरा रिवोल्यूशन करके वहाँ तक आने में हमारी अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। और यही 6 आवर्स की डिफरेंस की वजह से जो 4 साल बाद हमको लीप ईयर देखने को मिलता है वो होता है। चेंजिंग द व्यू ऑफ द नाइट स्काई फ्रॉम द अर्थ। अब जो हमारा क्वेश्चन था कि आखिर जो है हर मंथ के हिसाब से अलग अलग टाइम ऑफ द ईयर पे हमको स्काई में अलग अलग स्टार्स क्यों देखने को मिलते हैं, आइए हम उसका आंसर ढूंढते हैं। एवरी इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन एंड द नाइट स्काई बिकम्स विजिबल। हर शाम को जो सन है वो वेस्ट में जो है सेट हो जाता है, सूरज जो है वो डूब जाता है, और उसके बाद जो नाइट स्काई है वो हमको देखने को मिलती है। और ये क्यों हो रहा है, सन जो है वो राइज और सेट होता हुआ क्यों दिखता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो रोटेट होती है। तो डे एंड नाइट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से। ठीक है, As Earth also revolves around the sun continuously, the stars seen in the night sky after sunset gradually change over a year. क्योंकि अब अर्थ जो है वो रिवॉल्व भी कर रही है, तो इसकी वजह से जो नाइट स्काई है वो ईयर में जो है हर मंथ के हिसाब से जो है टाइम जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे चेंज होती जाती है हमारी नाइट स्काई। कहने का क्या मतलब है ये समझिए, ये हमारा सन है, ठीक है, और इसके अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और स्टार्स जो है हर जगह फैले हुए हैं। ठीक है, हमारे जो स्टार्स हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं, आप देखें तो स्टार्स जो है वो हमको दिख रहे हैं, ये हमारे सन है। अब मान लीजिए हम जून से शुरू करते हैं, तो जून में इस तरफ क्या है, दिन है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट होगी कि वहाँ के स्टार्स हमको दिन में विजिबल नहीं होंगे। अब जब दूसरी तरफ रात है जहाँ पे, वहाँ की नाइट स्काई जो है हमको विजिबल होगी। तो ये जो नाइट स्काई है वो कैसी है, जून की है। ठीक है, तो जो स्टार्स हमको यहाँ दिखेंगे जब हमारी अर्थ रिवॉल्व होके जो है आगे बढ़ेगी, जब हमारी अर्थ रिवॉल्व होके आगे बढ़ेगी, तो आगे बढ़ते बढ़ते जैसे कुछ महीने बीते तो ये वाले जो व्यू है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। अब सितंबर आ गया तो यहाँ का जो स्टार्स हैं, इस एरिया के जो स्टार्स हैं वो हमको हमारी व्यू में आ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही फिर जैसे जैसे दिसंबर आएगा तो और रिवॉल्व होगी हमारी अर्थ, आगे बढ़ेगी अपनी ऑर्बिट में, तो इसका जो व्यू है वो ऐसे चेंज हो जाएगा। इसलिए हमको हर साल में जैसे जैसे मंथ्स अलग अलग आते जाते हैं, हमारी जो नाइट स्काई है उसका व्यू चेंज होता रहता है। अब ये सेम व्यू वापस से कब दिखेगा, ये सेम व्यू दिखेगा हमको जब नेक्स्ट ईयर पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद हमारी जो अर्थ है जब वो उसी जगह पर आएगी, तब हमको फिर जो है वो सेम स्काई देखने को मिलेगा। आ गई बात समझ में कि क्यों चेंज होता है हमारी नाइट स्काई या फिर हमारे स्टार्स का व्यू ओवर द टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है, You can also notice this change by looking at the pattern of the star at a fixed time of the night on days separated by a month। और ये आप कैसे नोटिस कर सकते हैं, आज के दिन इस महीने में आप जो है स्काई नोटिस करिए, फिर नेक्स्ट मंथ में आज ही के दिन नोटिस करिए, उसके नेक्स्ट मंथ में आप नोटिस करिए, तो आप जो है चेंज इसको नोटिस कर पाएंगे कि जो नाइट स्काई है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो फैसिनेटिंग फैक्ट में क्या है आइए देखते हैं। द भील एंड पवार आर indigenous communities from the Tapi Valley in western India who used appearance of certain patterns of star in the sky as markers of arrivals of the monsoon rain। तो जो हमारे भील और पवार जो हैं कम्युनिटीज़ हैं, तापी कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग तापी वैली के, ये लोग जो है अभी भी नेचर से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। नेचर जो इंडिकेशंस देती है, जो अलग अलग कॉन्स्टेलेशंस आते हैं अलग अलग टाइम ऑफ द ईयर पे, उसको
ये लोग एज क्लॉक यूज़ करते हैं, उससे ये लोग पता लगाते हैं कि अब जो है मॉनसून आने वाला है, या फिर ये हमको पैटर्न दिख रहा है स्काई में, तो अब हमारा नेक्स्ट मॉनसून जो है कब आएगा। तो नेचर के इंडिकेशंस को ये लोग आज भी यूज़ करते हैं और अपनी जो चीज़ें हैं उनका पता लगाते हैं। जब इनकी जो, जैसे अगर ये लोग क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मॉनसून कब आने वाला है, ठंड कब आएगी, बारिश कब आएगी, ये सारी चीज़ों का ये लोग आज भी पता लगाते हैं हमारे कॉन्स्टलेशन वगैरह को देख के, मौसम वगैरह, वेदर चेंज को देख के। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि आखिर अलग अलग सीजन्स क्यों होते हैं। ठीक है, नाइट स्काई हमने देख लिया, रिवोल्यूशन की वजह से जो नाइट स्काई चेंज हो रहा है वो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि सीजन्स जो आते हैं, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी स्प्रिंग सीजन है, ये सीजन्स जो है आखिर क्यों आ रहे हैं, आइए देखते हैं। I have noticed that we go through a cycle of seasons every year. Is it related to revolution of the earth around the sun? तो हमने नोटिस किया कि साल भर में जो है बहुत सारे सीजन्स आते हैं, क्या ये रिवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है? नेक्स्ट है, I have also noticed that days are longer in summer than in winter. और हमको ये भी पता है, ये भी हमने नोटिस किया होगा कि जब गर्मियाँ रहती हैं तो दिन जो है लंबे होते हैं, शाम जो है 7 बजे तक भी जो है रोशनी रहती है। लेकिन वहीं अगर विंटर्स की बात करें तो अराउंड 5:30 ही जो है बिल्कुल ऐसे शाम ढलने लगती है, रात होने लगती है 6 o'clock तक। तो क्या ये आपने भी नोटिस किया है? ये सब क्यों होता है? ये सब रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। तो अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कैसी है? सबसे पहले तो ये जो हमने एक्सिस के बारे में बात करी थी, ये आपको समझना है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अगर सन है और अर्थ क्या कर रही है, रोटेट और रिवॉल्व कर रही है, तो ये जो एक्सिस है वो कैसी, वो बिल्कुल ऐसी सीधी नहीं है, एक्सिस जो है थोड़ी सी टिल्टेड है। तो अर्थ का जो रोटेशन का एक्सिस है वो बिल्कुल ऐसे अपराइट स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक है, यहाँ पे वहीं पर लिखा हुआ है कि जो एक्सिस है वो टिल्टेड है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अर्थ मेंटेन्स दिस टिल्ट एज इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन। और अर्थ जैसे अपने ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करती है तो वो स्ट्रेट नहीं होती है, वो टिल्टेड ही जो है रिवॉल्व करती रहती है। ठीक है, यहाँ तक एक कंसेप्ट जो है आपको दिमाग में रखना है कि अर्थ की जो एक्सिस है वो सीधी नहीं है, वो टिल्टेड है, और वो टिल्टेड ही रहती है रिवोल्यूशन के टाइम पर भी। ऑलराइट, The tilt of the earth axis can and the spherical shape of the earth gives rise to seasons. तो ये जो tilt है हमारी earth की axis का, ये जो हमारी earth की axis tilted है, ये साथ ही साथ earth का जो हमारा shape कैसा है, वो जो spherical shape है, उसकी वजह से ही हमको अलग अलग seasons जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो weather change हो रहा है वो क्यों देखने को मिलता है? क्यों? क्योंकि earth जो है उसकी एक्सिस टिल्टेड है, और दूसरा रीजन क्या है कि जो हमारा अर्थ है उसका जो शेप है वो स्फेरिकल है। इन दोनों चीज़ों की वजह से हमको जो है अलग अलग सीजन्स एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। कैसे होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अलग अलग सीजन्स के लिए, पहला टिल्ट ऑफ द अर्थ, दूसरा स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। ऑलराइट, आइए लेट अस फाइंड आउट हाउ। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर कैसे ये हो रहा है। तो इन जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन while the southern hemisphere is tilted away from the sun। तो जून के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, जो हमारा ये हमारी अगर अर्थ है, इसकी जो एक्सिस है वो टिल्टेड है। अब अगर टिल्टेड एक्सिस है तो इसका इक्वेटर कैसा होगा? इसका इक्वेटर ऐसा होगा। तो अब आप देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, वो कहाँ फॉल कर रहा है? वो फॉल कर रहा है सनलाइट वाले एरिया में। तो यहाँ पे जो है मेजरली क्या है, सन का एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है जो सन होता है वो मोस्टली टिल्टेड होता है किधर को? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को। जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो मोस्टली जो है सन की तरफ होता है, सन उस पर ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है।
एज सीन इन फिगर 12.10, यहाँ पे आप जब देखेंगे ये जो जून की पिक्चर है उसमें क्या हो रहा है समझने की कोशिश करना है कि सन जो है उसकी रेज पड़ रही हैं। ये जो हमारी अर्थ की शेप है वो कैसी है, वो स्फेरिकल है। ये हमारा पोल है और ये हमारा इक्वेटर है। तो आप देखेंगे कि जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है क्या, सन की लाइट, तो आप देखेंगे एक ही जगह पर बहुत सारी लाइट आ रही है। मतलब कि समझने की क्या बात है कि अगर आप फोकस कर रहे हैं लाइट को, एक ही जगह पे खूब सारी सनलाइट आ रही है तो वहां गर्मी ज्यादा होगी। वेयरएज अगर उतनी ही सनलाइट आप किसी बड़े एरिया पे स्प्रेड करके डालें तो वहां पर जो है उतनी गर्मी नहीं फील होगी, उतनी जो है वहां पे गर्मी ट्रांसफर नहीं होगी। तो एक ही जगह पे जब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगी, वहां पर समर होगी। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे नॉर्थ पोल पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो जो इंटेंसिटी है, जो हमारी इंटेंसिटी है किस चीज़ की, हमारे सन रेज की, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि एक ही जगह पे कम एरिया पे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है। वेयरएज आप जब देखेंगे नॉर्दर्न के ऑपोजिट हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये जो नीचे का हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, इसमें जो हमारी कर्व है, जो हमारा स्फेरिकल शेप की वजह से कर्व है, वहाँ पे लाइट जो है वो स्प्रेड हो जा रही है, सनलाइट स्प्रेड हो जा रही है। तो उतनी ही सनलाइट अगर यहाँ पड़ेगी तो यहाँ कम एरिया में पड़ेगी, लेकिन यहाँ अगर पड़ेगी हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में तो वहाँ पे वो स्प्रेड हो जा रही है। तो जब हमारी लाइट स्प्रेड हो जाएगी तो वहाँ पे उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी। इसलिए जून के टाइम पे हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। इसीलिए मौसम का जो है वेरिएशन देखने को मिलता है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है तो वहाँ पर ठंडी पड़ रही होगी। तो यहाँ पर क्या है, जून में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती, क्योंकि इंटेंसिटी जो है सनलाइट की वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे यही लिखा है कि जो अमाउंट है सन रेज का वो छोटे एरिया में स्प्रेड है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सदर्न हेमिस्फीयर के उसमें कंपैरिजन में गर्म रहता है। कब, जून के टाइम पे। ठीक है, अब क्या हुआ, फर्दर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट फॉर मोर देन 12 आवर्स इन जून। अब जो लेंथ ऑफ द डे की बात है वो क्या है कि आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो क्या है, वो टिल्टेड है। ठीक है, टिल्टेड है तो हमारा ऐसा हो गया क्या, एक्सिस, और ये हो गया इक्वेटर। तो अब आप देखेंगे कि ज़्यादा पार्ट जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है वो क्या है, सनलाइट उसको ज़्यादा देर तक मिल रही है, उस पे जो हमारी सनलाइट स्प्रेड है वो ज़्यादा देर तक है, उसको जो है ज़्यादा हमारी सनलाइट जो है उसको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी जो दिन की लेंथ है वो ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर दिन लंबा होगा। दिन इसीलिए समर्स के टाइम पे लंबे होते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सनलाइट ज़्यादा, मतलब मोर देन 12 आवर्स के लिए उसको जो है जून के टाइम पे सनलाइट मिलती है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो ज़्यादा इंटेंस सनलाइट उसको मिल रही है, इसलिए गर्मी जो है ज़्यादा होती है और जो हमारी दिन है उसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है। कब, हमारे समर सीजन में। अब बात करते हैं दिसंबर में क्या होता है। दिसंबर में कब, हमारे इंडिया में जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है वो क्या है, वो उस टाइम पे ठंडे एक्सपीरियंस करते हैं हम। आइए दिसंबर की बात देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वेटर, ये हो गई हमारी क्या, ये हो गया हमारा जो एक्सिस है अर्थ की, टिल्टेड। अब ये हमारी इस टाइम पे जो है क्या है, हमारी साउदर्न हेमिस्फीयर, और उस पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट पड़ रही है। कब, हमारी दिसंबर के टाइम पे। तो जब आप देखेंगे तो जो सनलाइट जा रही है, जैसे इस पिक्चर में जो सनलाइट है उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। कहाँ पर, हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर के टाइम पे एक साथ बहुत सारी सनलाइट एक छोटी जगह पर गिरती है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। वेयरएज कर्व की वजह से आप देखेंगे तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें स्प्रेड हो गई।
क्या स्प्रेड हो गई, सनलाइट जो है स्प्रेड हो गई, तो उसकी वजह से उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई। तो इस टाइम पे क्या होगी, हमारी दिसंबर के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ेगी। और अगर दिन के लेंथ की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे सन रेज हैं वो कहाँ पर ज़्यादा पड़ रहे हैं, ज़्यादा आवर्स के लिए जो ड्यूरेशन है दिन का वो ज़्यादा कहाँ पर है, वो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में है। मोर देन 12 आवर्स जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसलिए उस टाइम पे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर है और कम लाइट मिल रही है तो दिन छोटे होते हैं, इसलिए हमारे पास दिसंबर में जो दिन है वो उनकी लेंथ जो होती है वो छोटी होती है। तो दिसंबर में सिचुएशन जो है ऑपोजिट हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर जो है यहाँ पर आ जाता है और सनलाइट भी कम टाइम के लिए जो है, हम कहाँ पर है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमारे यहाँ जो है दिसंबर के टाइम पे कम टाइम के लिए सनलाइट आती है, इसलिए दिन जो है छोटे होते हैं। और क्योंकि वो जो स्प्रेड हो रहा है, ये जो हमारे पास सनरेज आ रही हैं वो भी स्प्रेड हो रही हैं, इसलिए हमारा जो दिसंबर का टाइम होता है उसमें जो है हमारा ठंड को हम महसूस करते हैं, क्योंकि सनलाइट जो है वो स्प्रेड हो रही है, थोड़ी सनलाइट ज़्यादा जगह में स्प्रेड हो रही है, तो कंपैरेटिवली मौसम जो है वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में ठंड पड़ती है और जो दिन है वो भी छोटे होते हैं। ठीक है, द सीजन्स एंड लेंथ ऑफ द डे टाइम आर रिवर्स्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर्ड टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो सीजन्स हैं वो और जो लेंथ है दिन और रात का वो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। बिल्कुल जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, जैसे हमारे यहाँ जून में अगर गर्मी पड़ती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे ठंड पड़ रही होगी। ठीक है, तो इट इज़ विंटर इन जून एंड समर इन दिसंबर। कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर पड़ती है जून में और दिसंबर में जो है गर्मी पड़ती है। ठीक है, उसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया है। तो आइए डाइव डीपर में देखते हैं, हमारी जो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं उनको ठीक करते हैं। 2 इनकरेक्ट रीज़न आर ऑफन गिवन टू एक्सप्लेन व्हाई सीजन्स अकर ऑन द अर्थ। तो 2 गलत रीज़न जो हैं, जो हमको कभी कभी देखने को मिलते हैं कि लोग देते हैं कि सीजन्स क्यों चेंज होते हैं। पहला, व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स टुवर्ड द सन इट इज़ क्लोजर टू द सन। पहला कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है टिल्ट होता है सन की तरफ तो वो सन की जो है पास आ जाता है। अब समझने की बात ये है कि सन और अर्थ में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है कि वो जो टिल्ट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल डिस्टेंस का होता है, तो इससे कोई भी फ़र्क जो है नहीं पड़ता है हमारी सीजन्स के चेंज होने में या फिर गर्मी और सर्दी आने में। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज ओवल एंड द सन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सेंटर, सो द अर्थ इज एट डिफरेंट डिस्टेंसेज फ्रॉम द सन ओवर द ईयर। अब जो ऑर्बिट है कह रहे हैं वो ओवल होता है और जो सन है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है। चलो मानते हैं कि ऑर्बिट जो है वो मतलब जो हमारी अर्थ है वो जब रोटेट करती है तो कभी कभी जो है सन से बहुत दूर होती है लेकिन कभी कभी बहुत पास होती है। लेकिन जब आप देखेंगे जनवरी के टाइम पे तो अर्थ जो है सबसे क्लोज होती है सन के, लेकिन जनवरी में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड पड़ती है, तो ये रीजन भी गलत होता है। ठीक है, जो डिस्टेंस है, जो हमारी ऑर्बिट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो ऑर्बिट है ये बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो मियरली जो डिस्टेंस का चेंज होना कि सूरज के थोड़ा सा पास आना दूर जाना, इससे जो है गर्मी सर्दी चेंज नहीं होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जो सन रेज हैं वो एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के होते हैं और दूसरे टाइम पे स्फेरिकल शेप की वजह से उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि सन रेज जो है वो स्प्रेड हो जाती हैं, तो वहाँ पर ठंड होती है और जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ गर्मी पड़ती है। ठीक है, आगे बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं आज डाइव डीपर में क्या है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो किस दिन होता है? 21 जून को। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब हमारे यहाँ जो सबसे लंबा दिन, एक दिन जिस दिन सबसे लंबा दिन होता है और उसके बाद दिन धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं, वो कब होता है? 21 जून को, और इसको हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस। ठीक है, तो समर सोलिस्टिस 21 जून। और समर सोलिस्टिस के बाद मैंने क्या बताया कि जो बहुत लंबा दिन है उसके बाद अब दिन जो है धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे। एक टाइम आएगा जबकि
23 सितंबर के आसपास कि जो हमारा दिन है और जो रात है वो बिल्कुल एक बराबर 12-12 घंटे के हो जाएंगे, ठीक है। तो द ड्यूरेशन ऑफ डे बिकम्स शॉर्टर वाइल दैट ऑफ द नाइट बिकम्स लॉन्गर। 21 जून के बाद दिन क्या हो रहे हैं, सबसे लंबा दिन किस दिन था, 21 जून को। उसके बाद दिन धीरे धीरे छोटे होने लगे और अब जो ड्यूरेशन है दिन का वो कम होने लग रहा है और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ने लग रही है। और फिर जो सबसे शॉर्टेस्ट डे है और सबसे लॉन्गेस्ट नाइट है वो कब आता है, 22 दिसंबर को। तो जब धीरे धीरे डिस्टेंस जो है कम होने लग, जो हमारी ड्यूरेशन जो है कम होने लगी दिन की, तो दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी, सबसे बड़ा दिन कब है, 21 जून को। सबसे छोटा दिन कब है, 22 दिसंबर को, ठीक है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर हो जाते हैं, एक बराबर हो जाते हैं। कहने का क्या मतलब है, मैंने अभी आपको बताया कि 23 सितंबर को दिन एक बराबर हो जाता है। जैसे 21 जो हमारा जून था उस दिन सबसे बड़ा दिन था, फिर वो दिन जो है धीरे धीरे छोटा होने लगा। छोटा होते होते एक दिन ऐसा आया जिस दिन दिन और रात बराबर हो गए, वो हो गया हमारा 23 सितंबर। उसके बाद जो है दिन और छोटा हुआ, रात और बड़ी हुई, तो सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन किस दिन आया, हमारे 22 दिसंबर के दिन। और उसके बाद जो है उस दिन से वापस से सबसे लंबी रात थी तो अब रात छोटी होने लगी, दिन वापस से धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो जब दिन बड़ा होने लगा तो फिर एक दिन ऐसा आया कि दिन और रात फिर बराबर हो गए। तो वो जो हमारा दिन था वो आ गया 21 मार्च को कि फिर से दिन और रात एक बराबर हो गए। और फिर उसके बाद दिन और बढ़ा, रात और छोटी हुई और सबसे लंबा दिन वापस से आ गया 21 जून को। तो 21 जून को हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस और जो हमारा दिसंबर 22 दिसंबर है उसको हम बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। और ये जो हमारे इक्वल दिन हैं, जो हमारे इक्वल दिन और रात हैं, उनको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। तो अब हम जो है 21 मार्च को क्या बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स, और 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं और 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो 21 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स, 23 सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स। आ गई बात समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं। फैसिनेटिंग फैक्ट्स में क्या है, नॉर्थ पोल पे जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में इक्विनॉक्स डे जो कि है 21 मार्च को, उस दिन उगता है और उसके बाद अगले 6 महीने तक वहाँ पर दिन ही बना रहता है, वहाँ पे सनसेट नहीं होता है। कहाँ पे, नॉर्थ पोल पे। और सनसेट कब होता है, सनसेट होता है 22 सितंबर को। 22 सितंबर 23 सितंबर कौन सा टाइम है, दूसरे इक्विनॉक्स का टाइम है, ऑटम इक्विनॉक्स का टाइम है। तब जो है सन सेट हो जाता है और साउथ पोल पे जो है सन राइज होता है। उस टाइम पे नॉर्थ पोल में क्या हो गया, अब जो है रात हो गई और उसके अगले 6 महीने तक वहां पर रात ही जो है वो बनी रहती है। तो जो हमारे पोल्स होते हैं उन पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात जो है बनी रहती है। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन द इक्वेटर देयर इज ऑलवेज 12 आवर्स ऑफ सनलाइट एंड 12 आवर्स ऑफ डार्कनेस। अब जो हमारे इक्वेटर है, हमारी जो अर्थ है, इसका ये अगर एक्सेस है टिल्टेड और ये जो इक्वेटर है, यहाँ पे जो सन है उसमें क्या है, उसका जो एक्सपोजर है वो बराबर होता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। There is little difference in the intensity of sun rays falling on the equator in different months। और जो इंटेंसिटी है हमारे इक्वेटर पे सन के पड़ने की, वो जो है उसमें ओवर द मंथ्स ऑफ द ईयर थोड़ा कम ही डिफरेंस आता है। इंटेंसिटी जो है ऑलमोस्ट जो है एक जैसी ही रहती है। इसलिए जो इफेक्ट है सीजन्स का वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इक्वेटर के आसपास मोस्ट ऑफ द टाइम जो है गर्मी ही रहती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। अदर जो चीज़ें हैं जैसे कि लोकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, जैसे कि सी कितनी पास है, वहाँ से जो ब्रीज वगैरह आ रही है, वो सब क्या है, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। बाकी जो वहाँ पर दोनों हेमिस्फीयर पे, जो ऊपर का हेमिस्फीयर है, नीचे का हेमिस्फीयर है, उस पे इक्वेटर के पास, वहाँ पे जो इक्वेटर के पास वाला उनका जो रीजन है, उस पे जो सीजन्स वगैरह चेंज होते हैं, वो ये चीज़ें मोस्टली जो है ओशन वगैरह
कहाँ पर है, सी वगैरह कहाँ पर है, इसकी वजह से थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर एक जैसा ही मौसम बना रहता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्लिप्सेस के बारे में। हमने देख लिया दिन और रात कैसे होते हैं, हमने देख लिया कि आखिर रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। आइए हम देखते हैं कि आखिर जो ग्रहण लगते हैं वो कैसे होते हैं। डे एंड नाइट साइकिल, सीजन एंड द लाइफ ऑन द अर्थ सो इज सो मच डिपेंडेंट ऑन द सन। तो ये सारी चीज़ें, दिन और रात होना सन पे डिपेंडेंट है, सीजन्स का चेंज होना, साथ ही साथ जो है हमारा लाइफ जो है अर्थ पे वो भी सनलाइट पे डिपेंडेंट है। हमारे जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर वो हमको ऑक्सीजन देते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। Could the light from the sun get blocked by two planets which are revolving between the earth and the sun? तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो दो प्लैनेट्स हमारे अर्थ और सन के बीच में हैं, क्या वो कभी ऐसा कर सकते कि सन की लाइट अर्थ पर आने से ब्लॉक कर दें? तो कौन से दो प्लैनेट्स हैं? पहला मर्करी, दूसरा वीनस, थर्ड नंबर पे सोलर सिस्टम में अर्थ है। तो क्या कभी ऐसा होता है वो भी अपनी ऑर्बिट पे जो है घूम रहे हैं? जैसे ये जो सन है यहाँ पे, इसके पहले दो और प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। तो क्या कभी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल अर्थ के सामने आ जाए और सन की लाइट को अर्थ पे आने से रोक दें? क्या कभी ऐसा होता है? आइए देखते हैं और समझते हैं। तो जो प्लैनेट्स हमारे मर्करी और वीनस हैं वो अगर आप उनको कंपेयर करेंगे किससे? सन से, तो वो बहुत ही छोटे हैं, बिल्कुल टाइनी डॉट जितने छोटे हैं सन के कंपैरिजन में, और इसी की वजह से वो जो है कभी इतने, और उनकी डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से वो कभी सन की लाइट को जो है ब्लॉक नहीं कर पाते हैं अर्थ पर आने से। ठीक है, तो वो बहुत छोटे अपीयर होते हैं कंपेयर टू सन और कभी भी पूरी लाइट जो है वो ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि मून जो है, जो सन से बहुत छोटा है, जो अर्थ से भी छोटा है, मून जो है वो ये कर सकता है। ठीक है, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है ग्रेड 6 में आपने पढ़ा था कि मून जो होता है वो हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट होता है। मून जो होता है वो हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो क्या आपको याद है, आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून है। और दूसरी बात, मून जो है वो अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है। ये अगर हमारा सन है और ये अर्थ है, ये किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और इसके अराउंड जो रिवॉल्व कर रहा है वो है मून। तो मून जो है जैसे जैसे अर्थ आगे बढ़ती जाती है, मून जो है इसके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है हमारा मून। ठीक है, ये हमेशा ही जो है ऐसी सिचुएशन रहती है। और मून जो है ऐसा हो सकता है, मून ऐसा पॉसिबल कर देता है कि कभी कभी वो सन और अर्थ के बीच में यहाँ पर आ जाता है और रोशनी जो है सन की वो अर्थ पे जाने से रोक देता है। ठीक है, आइए देखते हैं ये कैसे होता है। तो सोलर इक्लिप्स क्या है कि कभी कभी द मून कैन कम इन बिटवीन सन एंड द अर्थ इन अ वे दैट इट ऑब्स्ट्रक्ट्स लाइट्स फ्रॉम द सन रीचिंग अस। दिस इज नोन एज सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स क्या होता है? सूर्य ग्रहण आखिर क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि जो मून है वो कहाँ आ जाता है? वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, वो यहाँ आ जाता है और ये जो मून है वो सन की लाइट अर्थ तक आने से रोक देता है। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए और सन की लाइट वो अर्थ पे जाने से रोक दे तो उसको क्या कहते हैं? उसको सोलार इक्लिप्स कहते हैं, या फिर उसी को हिंदी में सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम अभी आपने बताया कि जो बाकी दोनों प्लैनेट्स हैं वीनस और मर्करी वो दोनों तो नहीं रोक पाते हैं, तो साइज में अगर छोटा है हमारे सन से हमारा मून, तो वो कैसे रोक पा रहा है उसकी लाइट और इतनी रोक दे रहा है कि वो अर्थ पर नहीं आ रही है? अर्थ से भी छोटा है वो, तो आखिर वो ये इक्लिप्स कर कैसे रहा है? उसकी वजह से सूर्य ग्रहण हो कैसे रहा है? आइए हम वो देखते हैं। ठीक है,
तो अब हमको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इसके लिए हमको एक एपरेंट साइज का जो है कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हमको एक एक्टिविटी जो है परफॉर्म करनी है। आपको अपने एक फ्रेंड को बोलना है आपकी हेल्प करने के लिए। आप उसको बोलिए आप अपने फ्रेंड से जो है 5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो जाइए। अब आपका फ्रेंड जो है, जैसे आपने नोटिस किया होगा जब कोई चीज़ हमसे दूर जाती है तो उसकी हाइट जो है हमको वो छोटी दिखने लगती है। कोई चीज़ दूर है, आप अगर बिल्डिंग की बहुत ऊंची कोई बिल्डिंग है, 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, वहां से देखेंगे तो नीचे जो लोग हैं वो आपको बहुत छोटे दिखेंगे। तो उनकी साइज क्या छोटी हो गई है? नहीं, लेकिन उस डिस्टेंस की वजह से एपरेंट साइज जो है वो हमको छोटी दिखती है। एक्चुअल में वो छोटे नहीं हो जाते हैं, लेकिन एपरेंटली हमको जो है वो दिखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे उनकी हाइट छोटी हो गई है। वैसे ही जब आप अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि आपसे थोड़ी दूर जाए तो वो भी आपको थोड़ा सा छोटा दिखने लगेगा। अब आपको क्या करना है, अपना आर्म जो है स्ट्रेच करना है, अपनी थंब को स्ट्रेच करना है और अपनी थंब से और अपना जो आपका जो फ्रेंड जो आपसे दूर खड़ा है उसकी हेड को जो है ब्लॉक करना है। आप देखेंगे आपका जो फ्रेंड आपसे दूर खड़ा है उसका जो हेड है वो आप अपनी थंब से जब उसके बिल्कुल हेड के सामने ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो उसका हेड जो है वो इसके बिल्कुल पीछे छुप जा रहा है और आपको उसका हेड नहीं दिख रहा है। आप जब एक आई क्लोज करेंगे और देखेंगे उसका हेड तो आपका जो हैंड है, आपका जो थंब है वो उसके हेड को पूरा कवर कर रहा होगा। अब उसका हेड आपके थंब से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन क्योंकि उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे आपका थंब और उसका हेड एक ही साइज का है और आपका थंब जो है बिल्कुल कवर कर ले रहा है। इसको कहते हैं एपरेंट साइज, कि एपरेंट साइज जो है वो आपके फ्रेंड की आपसे ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से कम हो गई, वो छोटा हो गया और इसकी डिस्टेंस जो आपसे आपके जो है पास थी डिस्टेंस कम थी, इसलिए उसके हेड की और आपके जो थंब है उसकी साइज जो है अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर हो गई। तो ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ, ऐसा हमको लगने लगता है, ऐसे हमारी आइज जो है परसीव करती है। यही जो है हमने यहाँ पे देखा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो साइज है हमारे ऑब्जेक्ट का अपनी आंखों से देख रहे हैं जिसको हमको, उसको एपरेंट साइज कहते हैं। जो हमको परसीव हो रहा है उसका हेड दूरी की वजह से हमको छोटा दिख रहा है और हमारा जो थंब है वो उसको कवर कर पा रहा है, क्योंकि हमारा थंब की दूरी कम है हमसे और हमारे फ्रेंड की दूरी ज़्यादा है, इसलिए जो एपरेंट साइज है वो हमको एक जैसा दिख रहा है उसके हेड और हमारे थंब का। ठीक है, अब इसके ये डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, एक्चुअल फिजिकल साइज कितनी है। जो एपरेंट साइज है वो आप कैसे निकालते हैं, कोई किसी चीज़ की एक्चुअल साइज कितनी है, वो कितना बड़ा है और वो आपसे कितनी दूरी पे है, इन दोनों चीज़ों पे किसी भी चीज़ का एपरेंट साइज जो है वो डिपेंड करता है। तो थंब जो है आपसे बहुत पास है और आपका फ्रेंड जो है वो आपसे बहुत दूर है, इसलिए जो एपरेंट साइज है आपके थंब का और आपके फ्रेंड के हेड का वो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर हो गया। तो यही होता है इस केस में भी कि जो हमारा सन है भले ही वो बड़ा है लेकिन वो दूर है और हमारा जो मून है वो बहुत पास है। आप देखिए इस पिक्चर में कि जो सन है वो बहुत दूर है और मून जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो अर्थ से बहुत पास है। तो भले ही मून का साइज बहुत छोटा है हमारे किससे, सन से, लेकिन वो ब्लॉक कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी एपरेंट साइज जो है वो ऑलमोस्ट सन से सिमिलर हो जाती है। ठीक है, तो एपरेंट साइज जो है मून और सन का स्काई में वो सिमिलर हो जाता है जब आप उसको अर्थ से देखते हैं, क्योंकि सन भले ही बड़ा है वो बहुत दूर है और हमारा जो मून है वो भले ही छोटा है लेकिन वो पास में है, इसलिए दोनों की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर दिखती है, दोनों का एपरेंट साइज सिमिलर हो जाता है। ये क्यों है? क्योंकि मून जो है पास छोटा है लेकिन पास है और सन जो है बड़ा है लेकिन दूर है। ठीक है, देयरफॉर मून जो है वो कवर का वो अपीयर होता है ऐसा कि वो कवर कर लेता है पूरी सनलाइट जब आप जो है यहाँ से देखेंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आ रही है कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो उसकी एपरेंट साइज क्या है? एपरेंट साइज जो है बड़ी है। जैसे आपके थंब ने आपके फ्रेंड के हेड को कवर कर लिया था, वैसे ही इस मून ने सनलाइट को जो है ब्लॉक कर दिया, अर्थ पे आने से रोक दिया और इसी वजह से आप जो है सोलर इक्लिप्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं डाइव डीपर में क्या है। दो द प्लैनेट्स मर्करी एंड वीनस आर मच लार्जर दैन द मून इन साइज,
हमारे जो प्लैनेट है मर्करी और वीनस, उनका साइज मून से तो ज़्यादा है, सन से ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका साइज मून से बहुत ज़्यादा है, लेकिन दे आर ऑल्सो मच फार्दर फ्रॉम द अर्थ एज कंपेयर टू द मून, लेकिन वो मून के कंपैरिजन में अर्थ से बहुत ही दूर हैं। तो डिस्टेंस जब उनकी अर्थ से बहुत ज़्यादा है तो उनका एपरेंट साइज छोटा हो जाएगा, और अगर किसी चीज़ की एपरेंट साइज छोटी है तो वो कितनी ही जो है हमारी सनलाइट को ब्लॉक कर लेगा, तो वो इक्लिप्स कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, Thus their apparent sizes are very much smaller, तो इसलिए उनका जो apparent size है वो बहुत छोटा हो जाता है, और सन जो है वो ब्लॉक, उस सन की लाइट को जो है ये दोनों प्लैनेट्स ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when the Venus passes between the sun and the earth, it appears as tiny black dot passing against the bright face of the sun। तो जब हमारा, अगर आप एक एग्जाम्पल लें, तो जब वीनस जो है जब वो अर्थ और सन के बीच में आता है तो ऐसा अपीयर होता है जैसे कि एक छोटा सा ब्लैक डॉट जो है वो पास हो रहा है। कहाँ से? हमारे सन के सामने से। ऐसा लगता है जैसे सन के आगे से एक छोटा सा जो है ब्लैक कलर का डॉट जा रहा है, उसकी एपरेंट साइज डिस्टेंस की वजह से इतनी छोटी लगती है। और इस इवेंट को हम क्या कहते हैं? इस इवेंट को हम ट्रांजिट ऑफ वीनस कहते हैं। तो जब हमको सन के सामने से एक टाइनी ब्लैक डॉट जाता हुआ दिखता है तो हम उसको कहते हैं ट्रांजिट ऑफ वीनस। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब फिगर जो ये है हमारा है, ये दिखा रहा है कि कैसे जो सन है, जो मून है और अर्थ है वो सोलर इक्लिप्स में अरेंज्ड होते हैं। तो ये जो हमारा फिगर है ये यही दिखा रहा है कि जो सन है वहाँ से रेज आई और जो मून है उसको क्या करा, मून ने सन की रेज को जो है ब्लॉक कर दिया। अब जब उसने ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पर जो आप अगर देखेंगे कि ये जो लाइट आ रही है ये ऐसे जानी थी, ठीक है, और ये जो लाइट आ रही है ये ऐसे जानी थी, लेकिन इसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो है दोनों तरफ की लाइट आई, इस एरिया में दोनों तरफ की लाइट आई, तो सबसे ज़्यादा डार्कनेस यहाँ पर रहेगी और आसपास जो है और भी जो है डार्कनेस रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा डार्कनेस कहाँ रहेगी, बीच में रहेगी। ठीक है, तो वो जो बीच वाली जगह है उसको हम, जहाँ पे टोटल डार्कनेस है उसको हम कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। ठीक है, तो टोटल सोलर इक्लिप्स क्या हो गए, जहां पे कंप्लीट टोटल डार्कनेस है सोलर इक्लिप्स के केस में। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उम्ब्रा। ठीक है, जहां पे ये जो शैडो है उसको हम कहते हैं उम्ब्रा, और वो जो आसपास की शैडो है जहां पे कम डार्कनेस है उसको हम कहते हैं पेनुम्ब्रा। ठीक है, तो टोटल जब डार्कनेस हमको देखने को मिल रही है तो सन क्या है, सन को हम आप जब देखेंगे, आप यहां से जब देखेंगे तो जब टोटल डार्कनेस है मतलब कि टोटल सोलर इक्लिप्स है, उस टाइम पे सन आपको नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। लेकिन हमको कभी भी सोलर इक्लिप्स को देखना नहीं है, ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट जो है वो अच्छे, उनके पास इक्विपमेंट्स है उससे देखते हैं। हमको कभी भी बेयर आइज से नहीं देखना चाहिए, आइज को सीवियरली डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, उस टाइम पे हमको सन जो है वो नहीं दिखेगा और इस टाइम को हम कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। अब क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, ठीक है, और हमारा जो मून है वो भी रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो रोटेट करेगी तो वो भी बाहर आएगी उस इक्लिप्स से, और रिवॉल्व करके जो मून है वो भी अपनी जगह बदलेगा। तो धीरे धीरे इक्लिप्स जो है खत्म होने लगेगा, धीरे धीरे जो डार्कनेस है वो क्या होगी, वो कम होने लगेगी। तो इन द एरियाज जहाँ पे मून पार्शियली ब्लॉक कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। जहाँ पे पार्शियली ब्लॉक कर पा रहा है सन को उसको हम कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ठीक है, अब टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे थोड़े टाइम के लिए ही टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, फिर वो रोटेशन रिवोल्यूशन की वजह से वो धीरे धीरे पार्शियल में चेंज होता है और उसके बाद जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग अ टोटल solar eclipse for a few minutes it turns dark during the day and no sunlight reaches the earth। जो टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे कुछ मिनट्स के लिए जो है, जहां पर सोलर इक्लिप्स, जहां पे अर्थ के जिस
पार्ट में, पूरी अर्थ को तो कवर नहीं कर रहा है। आप जब पिक्चर में देखेंगे तो देखेंगे पूरी अर्थ को कवर नहीं कर रहा है, लेकिन जितने पार्ट ऑफ द अर्थ को कवर कर रहा है वहाँ पे कुछ मिनट के लिए कंप्लीटली डार्क हो जाता है दिन के टाइम पे, और फिर धीरे धीरे वो डार्कनेस जो है रोटेशन रिवोल्यूशन की वजह से ख़त्म हो जाती है, और जो है सोलर इक्लिप्स कंप्लीट जो था वो पार्शियल बन के फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अर्थ की रोटेशन की वजह से और मोशन ऑफ द मून की वजह से जो अपनी ऑर्बिट में वो रिवोल्यूशन करता है अर्थ के अराउंड पे, जो मून की शैडो है वो मूव करती है अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो शैडो वो बन रही थी वो मून के रिवोल्यूशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या करेगी, वो शैडो भी मूव करेगी। तो जो टोटल हमारा सोलर इक्लिप्स था वो इसकी वजह से ही कुछ ही मिनट का होता है, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, पार्शियल में चेंज होके और फिर वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब as the moon begins to move away from the front of the sun we see partial solar eclipse, ये तो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और फिर दिन जो है वापस से लाइट जो है वो अर्थ पे वापस से रीस्टोर होने लगती है। अब सेफ व्यूइंग ऑफ सोलर इक्लिप्स में आज हम देखते हैं कि क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि सोलर इक्लिप्स के टाइम पे आपको भले ही ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगे कि हाँ हमने तो पढ़ा था, आइए इसको देखते हैं कैसा होता है, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बेयर आइज से कभी भी आपको चश्मा लगा के, टेलीस्कोप से, बाइनोकुलर से, किसी भी तरीके से आपको कभी भी नहीं देखना है, क्योंकि ये आपकी आईज को सीवियरली, वहां से जो रेज आ रही है वो डायरेक्ट सन से आ रही हैं और वो आपकी आंखों को जो है सीवियरली जो है अफेक्ट कर सकती हैं। टोटल ब्लाइंडनेस भी जो है वो कॉज हो सकती है। तो आपको हो सकता है ये पिक्चर्स देखने में बहुत फैसिनेटिंग लगे कि आखिर ये कैसा दिखेगा, लेकिन कभी भी हमको ये अपनी बेयर आइज से नहीं देखना है। ठीक है, दस डायरेक्टली व्यूइंग जो है वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए किसी भी चीज़ से, चाहे सन ग्लासेस हुई, चाहे आपके बाइनोकुलर्स हुए, टेलीस्कोप से, किसी भी चीज़ से हमको कभी भी सोलर लाइट नहीं देखनी है। अब एस्ट्रोनॉमी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अलग अलग, जैसे कि प्लानिटेरिया, एस्ट्रोनॉमी क्लब्स, ये लोग जो है एक्लिप्स व्यूइंग इवेंट्स को जो है ऑर्गेनाइज कराते हैं जब सोलर इक्लिप्स होता है तब। ठीक है, अब इस इवेंट्स में जो है आप पार्टिसिपेट करके और जो है आप देख सकते हैं, ये इनके पास प्रॉपर सेफ तरीका होता है सोलर इक्लिप्स को दिखाने का। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है एक बॉल और एक मिरर की हेल्प से सोलर इक्लिप्स की रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, उसकी जो है इमेज आपको दिखाते हैं, डायरेक्टली सोलर इक्लिप्स नहीं दिखाते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आखिर ये होता कैसे है, आइए देखते हैं। डाइव डीपर में आज हम यही देखते हैं कि आखिर कैसे वो जो बॉल है वो कैसे हमको मिरर पे रिफ्लेक्ट करके सोलर इक्लिप्स की पिक्चर दिखा रही है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है, इस एक्टिविटी में बेसिकली हमको एक बॉल लेनी है और उस बॉल को जो है थोड़ा सा हॉलो रखना है और उसके अंदर जो है हमको सैंड डाल देना सो दैट वो मूव नहीं करे, और हमको एक जो है स्क्रीन लेनी है। ठीक है, एक स्क्रीन लेनी है और उसको जो है ऐसा रखना है सो दैट वो मूवेबल हो। यही यहाँ पर लिखा है कि आप एक मिरर को जो है इमेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मिरर को जो है ऐसे रखना है कि सो दैट वो मूवेबल रहे, उसको उसका एक ऐसा स्टैंड बनाना है कि वो मूवेबल रहे। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया कि हम एक मूवेबल स्टैंड बना लिया, हमने एक बॉल को यूज़ करा और एक बॉल को जो है पहले स्टेबल करा, उसमें जो है सैंड भरा सो दैट वो भागे नहीं। उसके बाद उसको एक सर्कुलर जो है किसी सर्कुलर चीज़ पे एडहेसिव टेप लगा के रख दिया सो दैट उसको मूव करना हमारे लिए इजी हो जाए, क्योंकि सोलर इक्लिप्स तो रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से मूव करती है, इसलिए हमने उसको स्टेबल करा दिया। अब उसके ऊपर हमको एक मिरर लगाना है। मिरर हमको बहुत छोटा सा चाहिए, जैसे हमारे कपड़ों वगैरह में जो एम्ब्रॉयडरी वाले मिरर आते हैं छोटे गोल, आप उसको लगा सकते हैं। आप उसको बस जो है अपनी उस पर लगा दीजिए बॉल पे। अब बॉल पे जो है आपने उसको लगा दिया। अब जो है आपको इस पे ऐसे बॉल को सेट करना है कि आपकी जो सन की जो रिफ्लेक्शन है, सन जो उसकी इमेज जो है वो हमारे मिरर से होकर कहाँ दिखे, ये जो पीछे स्क्रीन है उस पर दिखे। आप अपनी बुक में जब ये पिक्चर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत फेंट सी इमेज जो है सन की वो इस पे दिखती है। तो जो सन, हमारी सन की जो इमेज है वो कहाँ बनाई हमने, पहले हमने बनाई अपनी किस
किस पे, वो जो बॉल के ऊपर मिरर लगाया था और वहाँ से हमने बनाई इसको कहाँ पे, अपने उस जो स्क्रीन लगा रखा था उस पे। तो स्क्रीन पे सन की इमेज हम देखते हैं। उसके लिए भी जो है जब ये ऑर्गेनाइजेशंस कराते हैं ये इवेंट्स, तो उसके लिए भी सेफ्टी जो है आपको इक्विपमेंट्स मिलते हैं, उसके थ्रू देखना होता है। इसको करते हुए कभी भी ऐसा नहीं करना है कि किसी के आईज में वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन जो है मिरर का वो चला जाए। इसकी सेफ्टी जो है बिल्कुल हमको रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। पीपल हैव ऑब्जर्व्ड इक्लिप्सेस एंड मेंटेन रिकॉर्ड सिंस एंशियंट टाइम्स। पुराने टाइम से जो है लोग जो है इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, इसको जो देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जब रीज़न फॉर इक्लिप्सेस नहीं पता थे, आखिर इक्लिप्स हो कैसे रहा है, तब नहीं पता थे, तो इस चीज़ को लेके बहुत सारे मिथ्स थे, इस चीज़ से लोग बहुत डरते थे। एक्चुअली बात ये है कि सन जो है इतना बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है, इतनी इम्पॉर्टेंट है सन की लाइट हमारे लिए कि हम उसको जो है बहुत ही ज़्यादा बिगर सोर्स मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ है वो हमारे लिए, कि उतना बड़ा सोर्स ऑफ लाइट तो हम अभी तक जो है नहीं डिस्कवर कर पाए हैं। तो कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे सन की लाइट को रोक दे रही है, तो सोचो वो कितनी बिगर होगी। ये सोच की वजह से उस टाइम पे इक्लिप्स तो लोगों को पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, इसके पीछे का साइंस तो पता नहीं था। इस चीज़ की वजह से लोगों के अंदर डर था कि अगर कोई चीज़ इतनी बड़ी है कि वो सन को ब्लॉक कर दे रही है तो फिर इससे तो डरने वाली बात है। इसी वजह से जो है पुराने टाइम के लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेके मिसकंसेप्शंस थे उनके दिमाग में, ठीक है। और भी जो सुपरस्टिशंस थे वो भी जो है लोगों के दिमाग में थे। कैसे वो इसको करते थे कि उस टाइम पे खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, बाहर नहीं जाते थे। तो बाहर नहीं जाने का प्रैक्टिस तो वॉज ओके कि आप गलती से जो है देख नहीं लें उसको, लेकिन खाना नहीं खाना वगैरह ये सारे मिथ्स अब मिथ ही हैं, ये हमको पता चल गया है, क्योंकि हमको अब एक्चुअल रीज़न जो है वो पता चल गया है कि आखिर सोलर इक्लिप्स क्यों होते हैं, ठीक है। अब हमको रीज़न पता चल गया, तो अब हमको बिल्कुल भी जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ जो है अलग अलग जगहों पर दूर दूर ट्रैवल करते हैं, जाते हैं और देखते हैं कि ये जो रेयर इवेंट है ये हो रहा है। जब हो रहा है तो उसको देख के उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज फैसिनेटिंग फैक्ट में देखते हैं क्या है। एन इक्लिप्स इज नोन एज ग्रहण इन संस्कृत एंड मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। इक्लिप्स को हिंदी में, संस्कृत में जो है ग्रहण बोलते हैं। मेनी एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट प्रोवाइड कैलकुलेशंस टू प्रिडिक्ट इक्लिप्सेस। बहुत सारी पुरानी जो टेक्स्ट हैं वो जो हैं हमको बताते हैं कि आप कैसे नेचुरल इवेंट्स को देख के पता लगा सकते हैं कि इक्लिप्सेस कब कब होने वाले हैं ओवर द ईयर्स। द बेस्ट नोन एंड मोस्ट प्रेफर्ड टेक्स्ट इज सूर्य सिद्धांत। और इन सारे टेक्स्ट बुक्स में से सबसे जो वेल नोन और सबसे ज़्यादा रिलायबल है वो है सूर्य सिद्धांत नाम की बुक, जो कि क्लासिकल संस्कृत पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया है रिदमिक श्लोक्स के साथ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ल्यूनार इक्लिप्स के बारे में। सोलर इक्लिप्स के बारे में तो पढ़ लिया हमने, सूर्य ग्रहण के बारे में तो पढ़ लिया। आइए अब चंद्र ग्रहण के बारे में भी पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो जैसे मून रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, हमारे अर्थ के अराउंड, और अर्थ रिवॉल्व कर रही है हमारे सन के अराउंड। तो जब सन और अर्थ के बीच में मून आया तो सोलर इक्लिप्स हुआ। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारा सिस्टम है ये हो जाए कि मून और सन के बीच में अर्थ आ जाए? तो अगर ऐसा होगा तो जो हमारी सनलाइट है वो मून पे नहीं पड़ेगी। हमको पता है मून क्यों चमकता है, मून तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। मून चमकता है इसीलिए क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो कभी अगर ऐसा हो गया कि अर्थ ने ब्लॉक कर दिया मून पे सन की लाइट को जाने से, तब हो जाएगा हमारा ल्यूनार इक्लिप्स, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, ल्यूनार इक्लिप्स कब हो रही है, जब हमारी मून और अर्थ के बीच में, मून और सन के बीच में अर्थ आ जाती है, तब होता है ल्यूनार इक्लिप्स, ठीक है। तो as the moon revolves around the earth, sometimes earth can block the sunlight from reaching the moon। तो अर्थ जो है कभी कभी ब्लॉक कर देती है किसको, सनलाइट को मून तक जाने से, और उसी को हम कहते हैं ल्यूनार इक्लिप्स। और इसी ल्यूनार इक्लिप्स जिस दिन आप देखेंगे कि चंद्र ग्रहण लग रहा है
अर्थ की शैडो आप पूरे मून पे देख सकते हैं, क्योंकि अर्थ का साइज तो बहुत बड़ा है, तो पूरी सनलाइट जो मून पे पड़ेगी वो अर्थ रोक सकती है, वो इतनी केपेबल है अपनी बड़े साइज की वजह से। तो अर्थ की पूरी शैडो, अर्थ जो है पूरी प्रोजेक्ट होती हुई, उसकी शैडो आपको प्रोजेक्ट होती हुई दिख जाएगी। किस पे? हमारे मून पे। ठीक है, आपका यहाँ पे जो फिगर है उसमें दिया हुआ है अरेंजमेंट कि सन, अर्थ और मून का अरेंजमेंट कैसा होता है लूनार इक्लिप्स के टाइम पे। आप देखिए, सन है और मून है, उसके बीच में हमारी क्या आ गई? उसके बीच में अर्थ आ गई। अब अर्थ ने क्या किया? ये जो लाइट ऐसे जाती, ये जो हमारी लाइट है जो ऐसे जाती, उसको रोक लिया, उसको कंप्लीटली जो है ब्लॉक कर दिया। तो मून के पूरे हिस्से को, हमारी जो टोटल डार्क वाला पार्ट है उसने क्या किया? ब्लॉक कर दिया। तो पूरे मून पे क्या आ गई? अर्थ की शैडो आ गई। ठीक है, तो when the moon is completely in the earth shadow it is called total lunar eclipse। और जब मून पूरा का पूरा अर्थ के शैडो में है तब हम उसको टोटल लूनार इक्लिप्स कहेंगे। और फिर जब धीरे धीरे वो रोटेशन की वजह से, और अर्थ की रोटेशन और अपने रिवोल्यूशन की वजह से जब वो मूव करेगा और जब इस शैडो से बाहर जाने लगेगा, तो जब वहाँ पे पार्शियल शैडो मिलेगी, जब कंप्लीट डार्कनेस से वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा, जब शैडो उसके ऊपर से अर्थ की हटने लगेगी, तब हम उसको कहेंगे पार्शियल लूनार इक्लिप्स। ठीक है, तो जो ब्राइट डिस्क होती है वो स्टार्ट्स टू अपीयर डार्क रेड इन कलर एंड स्टेज दैट वे अंटिल द मून मूव्स आउट ऑफ द शैडो ऑफ द अर्थ। टोटल लूनार इक्लिप्स के टाइम पे जो हमारी ब्राइट डिस्क है मून की, वो डार्क रेड कलर की हमको दिखने लगती है। और वो जो कैसी रहती है? वो उसी तरह रहती है जब तक कि जो हमारा मून है वो मून आगे नहीं बढ़ जाता है। जब तक कि वो उसकी शैडो में रहेगा तब तक डार्क रेड कलर की अर्थ की रिफ्लेक्शन मून के ऊपर दिखती रहेगी। When the part of the moon is in the earth shadow, the rest of the moon is visible. It is called partial lunar eclipse। जब जो है पार्ट मून का हमारे अर्थ की शैडो उस पे दिख रही है, जब मून के सिर्फ एक पार्ट पे अर्थ की शैडो दिख रही है और बाकी मून जो है बाहर निकलने लगा है, तब हम उसको बोलते हैं पार्शियल लूनार इक्लिप्स। सन की जैसा सन का था वैसा यहाँ पे नहीं होता है। आप जो है सेफली देख सकते हैं इक्लिप्स फुल मून को अपनी नेकेड आई से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन की जो है रेज डायरेक्ट नहीं आती हैं, मून पे सन की रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, तो इसकी वजह से ये इंजूरियस नहीं होती हैं और आप इसको जो है देख सकते हैं। आइए देखते हैं साइंस एंड सोसाइटी में आज क्या है। यूजिंग द कंप्यूटर वर्जन ऑफ स्टेलेरियम ऐप, स्टेलेरियम नाम का एक ऐप है जो कि बिल्कुल फ्री होता है। आप जो है कब हमारी पूरे साल भर में कब जो है अगला सोलर इक्लिप्स आएगा, कब अगला लूनार इक्लिप्स आएगा, वो आप जो है पता लगा सकते हैं। आप अपनी लोकेशन वहाँ पर डालकर पता लगा सकते हैं कि आपकी लोकेशन पर अगला सोलर लूनार इक्लिप्स कब देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं फैसिनेटिंग फैक्ट में क्या है। तो कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है वो लोकेटेड है हमारी पलानी रेंज हिल सदर्न इंडिया में। कोडाईकनाल जो है एक ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ वो कहाँ लोकेटेड है? हमारे सदर्न इंडिया में। और इसको स्टैब्लिश किया था 1899 में। ठीक है, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1899 में। और ये जो है 100 सालों से भी ज़्यादा से सन के बारे में डेटा देता आ रहा है। ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये हमको आज से अभी से 100 सालों पहले से सन के बारे में सारी जानकारी जो है देती आ रही है। और इसको ऑपरेट कौन करता है? ये किसके अंडर में जो है चलती हैं? ये इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलुरु है उसके अंडर में जो है ये ऑपरेट होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए हम जो है इस रिवीजन को ख़त्म करने से पहले, अपनी बुक को जो है ख़त्म करने से पहले लास्ट में एक साइंटिस्ट के बारे में जो है जान लेते हैं। M.K. वैनु बप्पू इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी कौन है, तो M.K. वैनु बप्पू नाम है उनका। ठीक है,
he led efforts in setting up many instruments and telescopes in India. इनकी वजह से जो है इंडिया में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और टेलीस्कोप्स जो है सेटअप हो पाए थे, जैसे कि इन्होंने मनोरा पीक जो है नैनीताल में जो प्रेजेंट है और कवलूर जो तमिलनाडु में प्रेजेंट है वहाँ पर भी इन्होंने टेलीस्कोप्स को जो है सेटअप करवाया था। जो ऑब्जर्वेटरी है कवलूर में वो इन्हीं के नाम पे जो है, इनके ही ऑनर में उसका नाम दिया गया है। ठीक है, ही मेनली स्टडीड स्टार्स एंड इवन डिस्कवर्ड अ कॉमेट। उन्होंने मेनली जो है स्टार्स की डिस्कवरी करी थी और उन्होंने जो है कॉमेट को भी डिस्कवर करा था। इन्होंने मेजरली जो है स्टार्स के बारे में पढ़ाई करी है। इनका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था वो मेजरली स्टार्स के बारे में था और इन्होंने एक कॉमेट की डिस्कवरी भी करी थी। ये भी जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अलग अलग जगहों पर साइंटिस्ट जाते हैं ऑब्जर्व करने के लिए इक्लिप्सेस को, उसके बारे में पढ़ने के लिए। ये भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को जो है ट्रैवल करा है इन्होंने। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ सोलर इक्लिप्स को ऑब्जर्व करके उसके बारे में स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है उसका रिवीजन खत्म होता है। यहाँ पे हमारी जो क्यूरियोसिटी बुक है वो खत्म होती है। अगर अभी आपको कोई डाउट रह रहा है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो बिल्कुल फ्री में वो अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ हमारे ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं वो टॉप क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।